हेलो डियर लर्नर्स। मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सुनाम से DECE डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लर्नर्स के लिए हमारा DECE 4 का प्रोजेक्ट वर्क की सेशंस चल रहे हैं। हम DECE 4 के फेज़ 1 फेज़ 2 के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जो हमारी कोई क्वेरीज हैं हम उसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम आज जैसे जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के आए थे उन्होंने उसमें ये पूछा कि जो फेज़ 3 है, फेज़ 3 में उनको बहुत कन्फ्यूजन्स हैं। शायद इसलिए भी थी क्योंकि फेज़ 3 अभी तक हमने कवर नहीं किया था। आज हम फेज़ 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले मैं आप सबको फेज़ 1 और फेज़ 2 का एक बार रेपिटेशन थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, ब्रीफ में बताऊंगी, और प्रोजेक्ट वर्क का मेन जो है वो सब कुछ हम स्टार्टिंग से करेंगे। जो हमारी पहले की वीडियोस रिकॉर्डेड हैं लास्ट सेशन की और अभी की हैं जो वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, निर्माण कैंपस सुनाम के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, उनके लिंक्स जो हैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है वो टोटल जो है 30 वर्किंग डेज का होता है। ठीक है, उसको हमने 45 डेज जो हैं वो लग जाते हैं। 45 डेज कैसे लगते हैं, जैसे कि कोई सैटरडे की छुट्टी है या संडे की छुट्टी है या फिर कोई वैसे कोई हॉलीडे आ गई है बीच में, इस वजह से 45 डेज आप लेके चलिए और 30 वर्किंग डेज उसमें आ जाएंगे आपके। उसके बाद आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि आप वो कार्य को 90 डेज में कर सकते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए दी जाती है कि मान लीजिए इसमें राइटिंग का काफ़ी काम होता है तो आप लोगों को थोड़ा टाइम चाहिए होता है राइटिंग करने के लिए, या फिर आपकी प्लानिंग है जो आपको दोबारा प्रिपेयर करनी पड़ रही है, प्रेपरेशन के लिए एक दिन ज़्यादा चाहिए। ठीक है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको इसलिए दी गई है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट वर्क जिसको हम 30 वर्किंग डेज में डिवाइड किया है, उसमें फेज़ 1 में 5 डेज आते हैं, फेज़ 2 में 20 डेज आते हैं और फेज़ 3 में 5 डेज आते हैं। फेज़ 1 जो है उसमें हमने क्या करना है, जिसको आपने गाइड चूज़ किया है, ठीक है, जो स्कूल टीचर है जिसकी क्लास में आप अपना कार्य करने जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट वर्क का, वहाँ जो टीचर है उसको आप अपना गाइड लेंगे। फेज़ 1 में हमने वो देखना है 5 दिनों के लिए कि गाइड का ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है ना, कि गाइड का ऑब्जर्वेशन फिर हमने करना है, कैसे लिखना है, वो ऑलरेडी हम फेज़ 1 में डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारी वीडियो है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। ठीक है, और इसके बाद फेज़ 1 के बाद आता है हमारा फेज़ 2। फेज़ 1 में हमने ऑब्जर्वेशन एनालिसिस यानी कि अवलोकन भी लिखना है और विश्लेषण, उसके बाद हमने कंक्लूजन उसका लिखना है। उसमें क्या लिखना है और कैसे लिखना है ये ऑलरेडी हम अपने फेज़ 1 में फिर इसके बाद हमारा आता है फेज़ 2। फेज़ 2 में हमने टोटल 20 वर्किंग डेज़ के लिए काम करना है, पर यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 30 जो एक्टिविटी सेशंस हैं वो कैसे होंगे अगर 20 डेज़ के लिए काम करना है। उसमें क्या है, आपने पहले 10 दिन के लिए रोज़ एक एक एक्टिविटी सेशन करना है, जिसका टाइम पीरियड जो है वो आप मिनिमम 30 मिनट्स लगा के चल सकते हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट 30 डेज़ हैं, नेक्स्ट 10 डेज़ हैं, उसमें आपने डेली की 2 एक्टिविटीज़ करनी है। ठीक है, 2 एक्टिविटीज़ मतलब कि डेली की आपकी हो गई हैं 2 एक्टिविटीज़, तो 20 एक्टिविटीज़ आपकी नेक्स्ट 10 डेज़ में हो गई हैं। ठीक है, तो हमारी टोटल हो गई हैं 30 एक्टिविटीज़। अब हमने पहले अनेक्शर्स की भी बात की थी। जो आपका अनेक्शर 7A है हमारा, जो आपका निर्माण कैंपस का वेबसाइट है www.nirmancampus.co.in पर आप जाएंगे। वहाँ पर जाकर वहाँ आपको गाइडलाइंस अवेलेबल होंगी। वहाँ से आप लोग अपना जो रिवाइज्ड अनेक्शर 7A है उस गाइडलाइन में से आप ले सकते हैं। उस गाइडलाइंस में आपको गाइड की क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है, उसके बारे में सब कुछ फिल करना है आपका प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद आपका अनेक्शर 1A है और 1B है, वो आपने प्रिंसिपल और गाइड से फिल करवाना है जब आपका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका ये जो मैनुअल है इसमें अनेक्शर 3A है और 3B है। 3A में जो है वो गाइड के मार्क्स का है और 3B में जो है वो एक्सटर्नल के मार्क्स का है। आप जो 3A अनेक्शर है वो आप गाइड से मार्क्स फिल करवा के उसमें लगाएंगे। हमारे इस सेशन में हम मार्क्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा फेज़ 3। इससे पहले हम एक चेकलिस्ट के बारे में भूल गए कि हमारी 4 चेकलिस्ट है। जब आप स्कूल की सिलेक्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आप वो 4 चेकलिस्ट जो हैं वो ज़रूर फिल करिए, चेक करिए, उसके अकॉर्डिंगली ही आप स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके मैनुअल में एक और चीज़ दी हुई है कि आपको जो है स्टडी सेंटर की परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो स्टडी सेंटर की परमिशन लेनी ज़रूरी है आपको। ठीक है, पर उससे पहले आप अपना स्कूल सेलेक्ट करिए। ठीक है, जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं या इंचार्ज हैं या गाइड हैं या सुपरवाइज़र, आप उनसे परमिशन लीजिए। जब आपका वहाँ से सब कुछ फाइनल होता है तब आप जो है अपने रीजनल सेंटर से अप्रूवल ले सकते हैं या अपने स्टडी सेंटर से अप्रूवल ले सकते हैं कि हाँ जी हम इस स्कूल में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फेज़ 3, जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, अब हमने प्रोजेक्ट वर्क की प्लानिंग भी करनी है। ठीक है, चलिए हम फेज़ 3 के बारे में बात करते हैं। फेज़ 3 में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो कन्फ्यूजन होती है। फेज़ 3 स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगी। जो आपकी गाइडलाइंस अवेलेबल हैं निर्माण कैंपस की वेबसाइट पर, उसमें आपको ये भी बताया गया है गाइडलाइंस में कि जो आपने गाइड चूज़ करना है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए। अब इसके बाद है जी हम फेज़ 3 पे आएंगे। फेज़ 3 में बड़ी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को कि उन्होंने कैसे सारा कुछ करना है। ये है हमारा सेक्शन 8। हम फेज़ 3 में पहुंचेंगे। देखिए, थर्ड फेज़ जो है उसमें आपको पूरे दिन का जो चार्ज है वो लेना होगा। ठीक है ना, जो आपका फुल डे का चार्ज होता है वो आपको लेना होगा क्लास का। जैसे फेज़ 2 में तो आप दिन में 1 या 2 एक्टिविटीज़ करवाते हैं ना, पर फेज़ 3 में क्या है कि आपको पूरे दिन का चार्ज जो है टीचर से या आपकी जो गाइड हैं उससे आप लेंगे। बच्चों के अराइवल टाइम से लेके कि जब बच्चे स्कूल में पहुंचते हैं वहाँ से लेके डिपार्चर के टाइम तक। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है कि हमने एक हफ्ते यानी कि मंडे टू फ्राइडे हो गया या कोई भी है, आपने 5 वर्किंग डेज का जो है वो क्यूरिकुलम बनाना है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने क्यूरिकुलम में क्या लिखना है। ठीक है ना, क्यूरिकुलम में आपने ये लिखना है कि आप कितने से कितने टाइम तक कौन सी एक्टिविटी करवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल का टाइम है 8 से 11, तो हम सारे टाइम को मान लीजिए स्कूल में हाफ एफ एन आवर का एक पीरियड होता है और हर एक्टिविटी के लिए हाफ एफ एन आवर लगता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, जैसे लंच टाइम 20 मिनट्स का भी हो सकता है,
जो भी वहाँ का शेड्यूल है आप उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 8 to 8:30 आप बोलिए कि बच्चे सारे पहुँच रहे थे और 8:30 बजे तक बच्चे जो हैं वो पहुँच गए हैं। उसके बाद क्या है कि बच्चों का वेलकमिंग टाइम था, आप ये लिख सकते हैं। फिर हमारा है 8:30 से लेके 9 तक, उस टाइम आप लिख सकते हैं कि बच्चों का जैसे प्रेयर टाइम होगा कि प्रेयर टाइम और उनका स्वच्छता का चेक करने का समय था वो सारा। फिर उसके बाद आपका आता है 9 to 9:30। उसके बाद की 9 to 9:30 हमने एक बच्चों को एक्टिविटी करवाई, ठीक है। वो एक्टिविटी का वहाँ नाम लिखेगा, जैसे आपने बच्चों को जैसे आप की रंगों पर आधारित गतिविधि, ठीक है। और नीचे आप लिखिए कि आपने रंगों पर आधारित गतिविधि जो करवाई थी वो इसमें नहीं लिखना कि क्या करवाई थी, ठीक है। फिर दूसरा हमारा नेक्स्ट आता है 9 to 9:30 हो गया। 9:30 to 10 उसमें क्या है कि हमने बच्चों को हम आउटडोर प्ले के लिए लेके गए, चेंज भी हो गया और बैलेंस भी मेंटेन हो गया। फिर जब आप 9:30 से 10 आप बच्चों को आउटडोर के लिए लेके गए, फिर हमारा आता है 10 to 10:30। 10 to 10:30 में बच्चों का जो था वो हो गया है उनका लंच टाइम, ठीक है। फिर 10:30 से लेके 11 हमने बच्चों को दूसरी एक्सरसाइज करवाई, ठीक है। आपकी एक्टिविटी हो गई है, आपने सबसे पहले रंगों पर आधारित गतिविधि करवाई, दूसरी हमारी आउटडोर हो गई है और तीसरी जो हमारी है 10:30 to 11 में जैसे कि आपका स्टोरी टेलिंग सेशन था, वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये हमारा स्टोरी टेलिंग सेशन था या पोइम टेलिंग सेशन था, ठीक है। तो नीचे आप लिखिए कि आपने कौन सी पोइम करवाई, उसका नाम लिखिए, ये आप क्यूरिकुलम में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप रंगों पर आधारित गतिविधि आप उसमें ये लिखिए, नीचे एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं या साथ में जैसे कि आपने रंगों से मिलाने की क्रिया करवानी है, ऐसे एक हिंट दे दीजिए। उसके बाद इसमें हमने एक हफ्ते का हमारा जो क्यूरिकुलम है वो बन गया है। मैंने आपको एक दिन का बताया, इसी तरह से आप बाकी दिनों का क्यूरिकुलम जो है वो बना सकते हैं। हमने 5 डेज़ का क्यूरिकुलम बना दिया। आप 5 डेज़ का इकट्ठा बनाकर भी अपनी गाइड को एक बार चेक करवा सकते हैं, ठीक है। फिर वो क्यूरिकुलम के भी आपको मार्क्स दे देंगी, डेली के एक दिन के 10 में से जितने उनको ठीक लगेगा वो दे देंगी, ठीक है। आप यहाँ पर 5 डेज़ का क्यूरिकुलम एक साथ बनाकर भी अपनी गाइड को चेक करवा सकते हैं। इससे क्या होता है कि गाइड ये चेक कर लेगी कि कहीं कोई एक्टिविटी जो है वो रिपीट तो नहीं हो रही है, कहीं कोई जो थीम है वो एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली सेट ना बैठता हो, ठीक है। ये सब कुछ जो है वो गाइड भी चेक कर लेंगी और आपको भी इसका आइडिया हो जाएगा कि आपने पूरे दिन में क्या क्या काम जो है वो करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप, ये ज़रूरी नहीं है कि 5 दिन का इकट्ठा बनाना है, आप डेली भी जो एक क्यूरिकुलम है उससे एक दिन पहले, जिस दिन आपने काम करना है उससे एक दिन पहले भी आप टीचर को दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने करना है जी जनरल रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। जो जनरल रिपोर्ट है उसमें आप क्या लिखेंगे कि हमने जो काम है वो हमने कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि आपका 8 to 8:30 था कि वेलकमिंग चिल्ड्रन, ठीक है। तब आप लिखिए कि सारे जो बच्चे थे, ठीक है, वो बड़ी खुशी खुशी स्कूल में आ रहे थे, टीचर्स ने ये टीचर्स थे उन्होंने इनका वेलकम किया, या अपने नाम नहीं लिखने, वहाँ पर 2 टीचर्स ने उनका वेलकम किया। यानी कि आप एक टाइम के अंदर सिर्फ 3 to 4 लाइन्स में लिख सकते हैं। जैसे अभी हमारा नेक्स्ट था कि वहाँ पर प्रेयर और स्वच्छता का चेकअप, फिर आप उसमें लिख सकते हैं, हमने प्रेयर टाइम और क्लीनलीनेस टाइम लिखा था हमारे क्यूरिकुलम में। इसमें हम लिख सकते हैं कि बच्चों ने ये प्रेयर गाई, पहले टीचर्स गा रहे थे फिर बच्चे उनके पीछे बोल रहे थे, ठीक है। उसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि जो क्लीनलीनेस टाइम था उसके बाद सभी बच्चों को बिठा दिया गया और उनका सारा ड्रेसिंग देखा गया और उनकी सारी स्वच्छता, नेल्स वगैरह चेक किए गए, ठीक है। इसके बाद हमारी एक्टिविटी जो हमने रंगों पर आधारित करनी थी, उसमें आप ये लिखेंगे कि स्कूल में क्या हुआ कि ये जो रंगों पर आधारित गतिविधि थी कि मैंने ये बच्चों को करने के लिए बोला, गाइड ने इसने मेरी हेल्प की,
ठीक है, और बच्चों ने भी ये कार्य अच्छा किया। ठीक है, आप अगर बच्चों ने नहीं भी अच्छा किया तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा आउटडोर प्ले एक्टिविटी। फिर उसके बाद हमने बच्चों की लाइन बनवाई और बच्चों को बाहर फ्री प्ले के लिए ले गए। वहाँ बच्चों ने झूले लिए, कई बच्चों ने रेसिंग किया, जैसे भी सारा शेड्यूल बनता था वैसे उन्होंने वो किया। आपने ये ऐसे नहीं लिखना जैसे मैंने बोला है, आप जैसे वहाँ पर काम होगा आपने वैसे ही लिखना है। उसके बाद हमारा लंच टाइम हुआ, बच्चे हाथ धो के आए। फिर उनके लिए अगर मिड डे मील मिल रहा है उनको तो मिड डे मील के लिए बच्चे बैठे। कई बच्चे अपना अपना टिफ़िन साथ लेके आए हुए थे, उनको उसमें मिड डे मील डाल दिया गया। आज ये बना था, बच्चों ने कईयों ने खाया, कईयों ने नहीं खाया। ठीक है, ये सब कुछ। फिर उसके बाद है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पोइम टेलिंग एक्टिविटी। राइम की वो आप बताइए कि आपने कौन सी राइम करवाई, आपने एक्शंस के साथ करवाई, बच्चों का क्या रिस्पॉन्स था, वो आपने जर्नल रिपोर्ट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा आता है जी, हमने एक्टिविटीज़ का देखना है। जैसे हमने फेज़ 2 में एक्टिविटीज़ का देखा था वैसे ही हमने फेज़ 3 में भी एक्टिविटीज़ को लिखना है। ठीक है, पहले हमने क्यूरिकुलम जब आपका चेक होगा, ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, जैसे आपकी फर्स्ट डे की आपने 3 एक्टिविटीज़ करनी है, आप तीनों एक्टिविटी का प्लान बना दीजिए। ठीक है, उसमें आपने प्लान में क्या, सबसे पहले आप गोल लिखते हैं। ठीक है, फिर उसमें आप क्या लिखते हैं कि कौन सा मटेरियल आपने यूज़ करना है। उसके बाद आप लिखते हैं कि क्या है एक्टिविटी प्लान का कंटेंट, कि आपने क्या प्लान किया, वो आप तीनों बना लीजिए। आपके लिए इजी है, आप एक एक करके भी बना सकते हैं, तीनों एक साथ भी बना के गाइड को दिखा सकते हैं। अगर एक साथ बना रहे हैं तो आपके लिए इजी है। ठीक है, अगर एक एक करके बना रहे हैं वो आपका कंफर्ट है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बिल्कुल भी नहीं है। आपने जब क्यूरिकुलम का प्लान जो है, सॉरी एक्टिविटी का जो प्लान है, आपने गाइड को दिखाया, गाइड को ठीक लगा, ठीक है, तो गाइड ने उस पर आपको मार्क्स दे दिए। ठीक है, और नीचे वो कमेंट दे देंगी कि मुझे ये बिल्कुल ठीक लगा। ठीक है, उसके बाद अगर गाइड को नहीं ठीक लगा, उन्होंने आपको कोई सजेशंस देने हैं, तो वो वहाँ पर नीचे लिख सकती हैं कि आप इसको इस तरह से इम्प्रूव करिए। फिर आप उसको इम्प्रूव करके लाएंगे। ठीक है, और वापस से गाइड को दिखाएंगे, फिर गाइड उसके नीचे भी आपको कमेंट्स देगी, और जो फाइनल है मार्क्स वो सिर्फ एक में ही देगी, जो गाइड की तरफ से फाइनल हो जाएगा एक्टिविटी प्लान, उसी में वो मार्क्स देगी आपको सिर्फ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक्टिविटी को कंडक्ट करने का प्लान। ठीक है, जो गाइड हैं वो एक्टिविटी कंडक्शन के भी आपको मार्क्स देंगी। ठीक है, कि आपने कैसी एक्टिविटी जो है वो कंडक्ट की। फिर उसके बाद वो आपको उस पर भी अगर कमेंट देना चाहें तो दे सकती हैं। फिर उसके बाद आपकी आती है रिपोर्ट राइटिंग। जब आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे उसके बाद टीचर को दिखाएंगे गाइड को, तो वो उस पर भी आपको नीचे कमेंट्स देंगी और मार्क्स देंगी। ठीक है, अब हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं कि जो एक्सटर्नल है वो आपको आपकी एक्टिविटी प्लान के मार्क्स देगा और आपको आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग है उसके मार्क्स देगा। उसके साथ साथ वो आपको कंडक्शन ऑफ एक्टिविटी के मार्क्स नहीं देगा, वहाँ पर वो आपको जो आपकी यूट्यूब की वीडियो आएगी उसके पास जो आप लिंक भेजेंगे वो उसी के मार्क्स जो हैं आपको देंगे। ठीक है, जो आपके एक्सटर्नल है। तो हमारी एक दिन की जो एक्टिविटी है वो टोटल हो गई है 30 मार्क्स की। ठीक है, और जो कंप्लीट है, ठीक है, जैसे आपने 15 एक्टिविटीज़ करवाई हैं तो टोटल कितना हो गया 15 इंटू 30। ठीक है, तो हो गया 450। ये हमारा था फेज़ 3। आपके जो भी कोई क्वेश्चंस थे, जैसे कि कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे इसमें कि मैम क्या हम सबका थीम एक चूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप क्यूरिकुलम का थीम भी एक चूज़ कर सकते हैं। अगर आप डे वाइज थीम चूज़ करना चाहते हैं तो आप डे वाइज भी थीम चूज़ कर सकते हैं। पर आपने ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, आप फेस्टिवल थीम आपने पूरे वीक का ले लिया या एनिमल्स ले लिया या माई बॉडी या कलर्स, कोई भी थीम आपने इसमें से ले लिया। हम यहाँ पर माई बॉडी थीम की बात करते हैं। ठीक है, जो माई बॉडी थीम है
आपने क्या करना है, जैसे फर्स्ट डे मैंने आपको बोला कि एक स्टोरी टेलिंग की, एक आउटडोर की एक्टिविटी हुई और एक आपकी हमने कलर्स की बात की थी, ठीक है। अब हम सबसे पहले अगर हम आप आउटडोर में कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं तो आप रेसिंग की एक्टिविटी करवा दीजिए। अगर आप रेसिंग की एक्टिविटी करवा रहे हैं तो उसमें ऑब्वियस है कि बच्चे की जो बॉडी है, ठीक है, उसकी मूवमेंट होगी बच्चे की बॉडी की, बच्चे के आप माई बॉडी के हिसाब से वो आपकी एक एक्टिविटी हो गई है, ठीक है। अब दूसरी एक्टिविटी फर्स्ट डे पे आप क्या करवा सकते हैं कि बच्चों को आप सेंसेस के बारे में बता सकते हैं कि नोज़ से आप स्मेल कर सकते हैं, उससे आप ये कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी थर्ड एक्टिविटी है वो आप माई बॉडी से अगर आप रिलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कोई स्टोरी सुना सकते हैं जो कि माई बॉडी से रिलेट करती हो, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको दो बताई हैं, ये नहीं है माई बॉडी का मतलब है कि आपने सिर्फ जो शरीर के अंग हैं उनके बारे में ही बात करनी है। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो आप ऑनलाइन भी एक बार देख सकते हैं कि कौन सी स्टोरीज़ अवेलेबल हैं बॉडी पे ऊपर। आप बुक्स भी देख सकते हैं, आपको माई बॉडी के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। अगर आप माई बॉडी के ऊपर कोई स्टोरीज़ नहीं भी करवा सकते हैं, ठीक है, तो आप वैसे भी कोई ना कोई स्टोरी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, पर आपको क्यूरिकुलम में वो मेंशन करना पड़ेगा। अब हमने नेक्स्ट डे भी करवाना है, ठीक है, कोई ना कोई एक्टिविटी, तो आप क्या करवा सकते हैं। नेक्स्ट डे हमने 3 एक्टिविटीज़ करवानी है। फर्स्ट डे आपने बच्चों को सेंसेस करवाए थे, ठीक है, तो आप नेक्स्ट डे क्या करवाएंगे बच्चों को। एक तो आप फटाफट से उनको जो सेंसेस थे उसके बारे में आप बच्चों को रिपीट करवा दीजिए, फटाफट से रिपीट करवा दीजिए 5 मिनट्स में और 10 मिनट्स में, ठीक है। उसके बाद आप बच्चों को माई बॉडी के ऊपर क्या करवा सकते हैं। अब जैसे आप सेंसेस की एक्टिविटी करवा रहे हैं, ठीक है, आपने वो बच्चे को खुद से देखना है कि कैसे करवानी है आपने बच्चे को एक्टिविटी, वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। बहुत सारे वेज होते हैं, जैसे कि आप आइज़ बनाइए, स्टिक के साथ उसको अटैच करिए, ठीक है, या फिर आप प्रैक्टिकली कोई एक्टिविटी जहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व भी हों वो एक्टिविटी आप बच्चों को करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि बच्चे जो हैं वो एक सेंस ही एक दिन में पहचान, मान लीजिए आपने बच्चों को 5 सेंसेस का एक दिन में बता दिया, पर आपने जब नेक्स्ट डे बच्चों को प्रैक्टिस करवाई तो आपको ये पता चला कि बच्चे जो हैं वो सेंसेस के बारे में नहीं इतना जान पाए हैं। तो आप जो हैं अपना नेक्स्ट डे का जो आपने क्यूरिकुलम बनाया था वो अपनी गाइड से बात करके आप एक चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आप बोलिए कि बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं बच्चों को प्रैक्टिकली जो है वो इस चीज़ को बताऊंगी, ठीक है। आप बच्चों को बॉडी पार्ट्स के बारे में बताइए, ठीक है, या फिर प्रैक्टिकली आप कोई चीज़ बच्चों को बता सकते हैं। जैसे कि कोई ना कोई एक्टिविटी करवा के कि जैसे हम टेस्ट टच की, जैसे आप उसकी करवा सकती हैं कि ये खट्टा है, ये मीठा है ना, ऐसे बच्चों को टेस्ट की एक्टिविटी डेली आप एक सेंस से रिलेटेड 5 सेंसेस हैं हमारी, आप डेली एक सेंस से रिलेटेड भी एक्टिविटी करवा सकती हैं, ठीक है। उनको तो माई बॉडी से रिलेटेड एक एक्टिविटी हो गई आपकी, ठीक है। फिर डेली आप बच्चों को चाहे आउटडोर एक्टिविटी करवाएं चाहे इंडोर एक्टिविटी करवाएं, ठीक है, वो भी बच्चों को एक प्ले की तरह आप एक्टिविटी, जैसे आउटडोर फ्री प्ले करवा सकते हैं, एक दिन इंडोर फ्री प्ले करा सकते हैं, ठीक है। फिर आउटडोर जो है आप स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी करवा सकते हैं, इंडोर स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी करवा सकते हैं। ऐसे जो है आप एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि एक आप जो एक्टिविटी है वो आप गेम की तरह करवा सकते हैं, जैसे आप सेंसेस को समझा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, वो आप एक गेम में उसको लेके जाइए। फिर आप बच्चों को राइम भी करवा सकते हैं, जैसे टच योर हेड, क्लैप क्लैप क्लैप, है ना। आप बच्चों को फिर ये भी बता सकते हैं कि उनके कितने हैंड्स हैं, 2 हैंड्स हैं, नोज़ कितनी है, टीथ कितने हैं, ठीक है। या फिर आप कोई ड्राइंग बनाइए, ठीक है, एक जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग बनाइए, उसमें आप बच्चों को बताइए कि
खुद से कि ये उसकी आइज़ हैं, ठीक है, या फिर आप खुद से बच्चों को अपनी बॉडी के थ्रू भी वो बच्चों को आप दिखा सकते हैं। ये तो था कि हमने एक थीम को चूज़ कर लिया है बच्चों को करवाने के लिए पूरे वीक के लिए। अब मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि हम एक थीम पर बच्चों को नहीं करवा सकते हैं पूरे उसके लिए, तो हम एक थीम ना चूज़ करते हुए आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप डेली का एक थीम भी चूज़ कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी हार्ड या इतनी स्ट्रॉन्ग या इतनी बिजी वाली ना हो कि आपको हर एक्टिविटी में जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा लगे, और टाइम इतना लगे कि जो बच्चे हैं वो उस एक्टिविटी के लिए बोरिंग हो जाए, ठीक है। और बच्चे हर एक्टिविटी को जैसे कई बार आप बोलते हैं कि 10 मिनट में बच्चों ने मालाएं बना ली, है ना। ये पॉसिबल नहीं है कि सारी क्लास जो है वो 10 मिनट में सारे बच्चे जो हैं वो मालाएं 10-10 बना लें, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ऐसे, ठीक है। तो आपने क्या देखना है कि मतलब टाइम जो है कि बच्चे ने, जैसे आप धागे और माला की बात कर रहे हैं, ठीक है, उससे बच्चे की आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव होती है। पर आप ये ध्यान रखिए कि क्या जो बच्चे हैं वो 10 मिनट में 10-10 मालाएं बना सकते हैं? नहीं। इन बातों का आपने बहुत ध्यान रखना है। हर रिपोर्ट में आपको ये लिखना है कि हमारी एक्टिविटी जो थी उसको इतना टाइम लगा। मान लीजिए आपने प्लान में लिखा है कि हमने सोचा है हमारी एक्टिविटी को 30 मिनट्स लगेंगे, हमने 30 मिनट्स के अकॉर्डिंगली ही उसको प्लान किया था। पर जब आपने एक्टिविटी करवाई है, कंडक्ट की है आपने एक्टिविटी, तब आपको लगा कि आपकी एक्टिविटी जो है उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि मेरी एक्टिविटी को ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए लगा क्योंकि जो मैंने प्लानिंग की थी वो इस अकॉर्डिंगली नहीं थी कि बच्चों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली मैंने प्लानिंग नहीं की थी, मैंने इतना एस्टिमेशन मुझसे नहीं लगा, ठीक है। या फिर अगर कम टाइम लगा है तो आप वहाँ पर कि आपने एट ए टाइम कम टाइम को मतलब कंप्लीट करने के लिए फिर आपने और क्या किया वहाँ पर एट ए टाइम, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि एट ए टाइम भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है कि आप 30 मिनट्स को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़े। जनरली जैसे मैंने 8 से 11 का बनाया, कई स्कूल्स होते हैं जो 4 घंटे के हों, यानी कि 8 से 12 भी हो सकते हैं स्कूल, ठीक है। तो उसमें सारा ईटिंग, अराइवल, डिपार्चर, वॉशिंग, ये सब कुछ उसी में ही इंक्लूड होता है। अब सबको ये क्लियर है ना कि फेज़ 3 में सबसे पहले हमने क्यूरिकुलम लिखना है, उसके बाद हमने जनरल रिपोर्ट लिखनी है। जनरल रिपोर्ट लिख के आप टीचर को दिखाएं या ना दिखाएं, ठीक है, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। दिखाना चाहें तो आप दिखा भी सकते हैं, नहीं दिखाना चाहें तो आप नहीं भी दिखा सकते हैं। पर एक्टिविटी प्लान, एक्टिविटी की कंडक्शन की आपने कंडक्ट किया, और एक्टिविटी जो है रिपोर्ट, देखो एक्टिविटी प्लान भी आप उसमें लिख रहे हैं अपनी फाइल में, ठीक है। अब आपने अपनी फाइल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी फाइल में लिखते हैं गोल कि कौन सी सामग्री आपने यूज़ की, उसके बाद आप लिखते हैं कि एक्टिविटी प्लान क्या बनाया आपने, फिर आप कंडक्शन भी लिखते हैं और फिर आप रिपोर्ट भी लिखते हैं। कंडक्शन और रिपोर्ट वो सेम ही हो जाती है एक तरह से, ठीक है। आपको जो अपनी फाइल है उसमें आपने सिर्फ गोल लिखना है, सामग्री कौन सी यूज़ की, मटेरियल यूज्ड कौन सा है, उसके बाद आपने एक्टिविटी प्लान लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने रिपोर्ट लिखनी है। आपने जो आपकी फ़ाइल है उसमें आपने कंडक्शन नहीं लिखनी है कि एक्टिविटी को कैसे कंडक्ट किया, वो रिपोर्ट में ही आ जाएगा, आप रिपोर्ट में ही उस चीज़ को लिखिए, ठीक है। कंडक्शन का मतलब ये है कि गाइड आपको देख रहा है कि इसने कैसे उसको कंडक्ट किया है, ठीक है। तो वो आपको उसी कंडक्शन के मार्क्स उसी दिन जो आपका मार्क्स का है सारा मैनुअल, उसमें वो आपको दे देंगे, ठीक है। आप समझ गए ना कि आपको मैनुअल में कि आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है उसमें आपने गोल लिखना है, सामग्री कौन सी यूज़ की, एक्टिविटी प्लान को कैसे बनाया कि आप कैसे करेंगे, ठीक है, फ्यूचर टेंस में कि कैसे करेंगे, और फिर रिपोर्ट लिखनी है। कंडक्शन किसी ने नहीं लिखनी कि कैसे उसको
वहाँ पे किया बच्चों के साथ, वो आपने नहीं लिखनी है आपकी प्रोजेक्ट वर्क में। ठीक है, वो जो टीचर है वो प्रैक्टिकली आपको वहाँ पर देखेगा और उसी के अकॉर्डिंगली वो आपको आपके मार्क्स दे देगा। ठीक है, देखिए आपके प्रोजेक्ट मैनुअल में भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, आपने एक्टिविटी प्लान लिखने हैं, बच्चों के साथ एक्टिविटी को करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है राइटिंग द एक्टिविटी प्लान्स। ठीक है, कि एक्टिविटी प्लान को लिखें। उसके बाद है वर्किंग विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ काम करें। कहीं भी नहीं लिखा ना कि जब आपने बच्चों के साथ काम किया आपको उसको लिखना है, आपको नहीं लिखना है उसको। बच्चे लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं। उसके बाद है कि हमने जो रिपोर्ट्स बनाई हैं, राइट द रिपोर्ट, रिपोर्ट को भी हमने लिखना है। ठीक है, अब जनरल रिपोर्ट ये आ गई है जी। यहाँ पे जनरल रिपोर्ट में हमें क्या लिखना है, हम दोबारा भी ये देख लेते हैं कि आप कैसे सोचते हैं कि आप पूरा दिन बच्चों को आपने कैसे हैंडल किया, जैसे कि आपकी बच्चों के साथ इंटरेक्शन कैसी रही, रूटीन एक्टिविटीज़ की जो है। ठीक है, यहाँ पर आपको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है एक्टिविटी सेशन के बारे में कि सेपरेटली ऐसे कि बाद में हम लिख रहे हैं ना डिटेल में, तो हमें डिटेल में यहाँ पर लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आपने जनरल रिपोर्ट में क्या लिखना है, हम वो बात कर रहे हैं। बच्चों को आपने कैसे हैंडल किया और कैसी आपकी बच्चों के साथ इंटरेक्शन रही, पॉजिटिव रही, नेगेटिव रही, अच्छी रही, नहीं अच्छी रही। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो कौन सी आई और आपने उसको कैसे सॉल्व किया। ठीक है, जो आपने कोई एक्टिविटी प्लान की है, क्या वो एक्टिविटी वैसी ही रही या आपको कोई ना कोई उसमें चेंजेस करने पड़े। रिपोर्ट में हम डिटेल में लिखेंगे सब कुछ। उसके बाद है जी हमारा अनेक्षर 1A और 1B तो हमने नए लेने हैं जो रिवाइज्ड हैं। इसके बाद हमने हमारा अनेक्षर 3 है। ये देखिए आपका अनेक्षर 3 सेक्शन ए जो है वो स्कूल की गाइड के लिए या प्रिंसिपल के लिए है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द लर्नर इन द फर्स्ट फेज। 5 थे फर्स्ट फेज में दिन, यहाँ पर आप लिखेंगे ये 10 मार्क्स का था, ये भी 10 मार्क्स का, ये भी 10 का, ये भी 10 का, ये भी 10 का। टोटल कितने हो गए हैं जी 500 मार्क्स, सॉरी 50 मार्क्स, 500 बोल रही हूँ, 50 मार्क्स हो गए हैं। ठीक है, मार्क्स 10 में से फर्स्ट डे आपको कितने मिले, टीचर ने कितने दिए वो यहाँ पर गाइड लिखेगा। सेकंड डे आपको कितने मिले वो लिखेगा। थर्ड डे आपको कितने मिले वो लिखेगा। फोर्थ डे कितने मिले वो लिखेगा। फिफ्थ डे कितने मिले वो लिखेगा। मान लीजिए आपका जो टोटल है यहाँ पर 30 आ गया है। ठीक है, 50 में से कितना आ गया है टोटल आपका 30। फिर आता है जी हमारा सेकंड फेज। सेकंड फेज में यहाँ पर ये देखिए आप 9, 10, 11, 12, 30 तक टोटल एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, हमने एक्टिविटी प्लान लिखना है, टीचर ने हमें 10 में से मार्क्स देने हैं। फर्स्ट डे उसने कितने मार्क्स दिए, आप यहाँ पर ब्रैकेट में ऊपर 10 लिख सकते हैं। कैरिंग आउट द एक्टिविटी, वो टीचर ने प्रैक्टिकली जब आपको देखना है उसके मार्क्स देने हैं, वो उसको आपने लिखना नहीं है कहीं पर भी। फिर उसके बाद है रिपोर्ट, इसके भी 10 में से मार्क्स। मान लीजिए आपका जो एक्टिविटी प्लान था उसमें आपका जो टोटल होता है, ठीक है, वो 30 एक्टिविटीज़ हैं। अगर डेली के 10 मार्क्स हैं तो 300 हो गए। ठीक है, तो 300 में से टीचर ने आपको दिए हैं 200 मार्क्स एक्टिविटी प्लान के। ठीक है, हमारा जो टोटल है एक्टिविटी प्लान का यहाँ पर कितना आ गया है 200। फिर जो कैरी आउट की है आपने एक्टिविटी उसमें से भी आपके 200 मार्क्स आ गए हैं। डेली के टीचर ने 10 में से यहाँ पर नंबर लगाने हैं, फिर 10 में से यहाँ पर नंबर लगाने हैं। ठीक है, ऐसे टीचर ने 30 एक्टिविटीज़ के नंबर लगाने हैं जो कैरी आउट किया है, यहाँ भी आपके 200 लिखे जाएंगे फिर। ठीक है जी, उसके बाद आ गई है हमारी रिपोर्ट। मान लीजिए रिपोर्ट में आपको टीचर ने 250 दिए हैं 300 में से। ये सारे सेशन 300 के हो गए। 300, 300, 300 मतलब 900 हो गया है इनका टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर ने आपको एक्टिविटी प्लान का जो नंबर दिए थे टोटल 200 हुआ, कैरी आउट का भी 200
और रिपोर्ट का हमारा टोटल बन गया जी 250। इसमें से आपके आए थे 30, इसमें से आपके आ गए हैं टोटल 650। यहाँ पर आप टोटल लिखेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ इसमें 10 में से 5 मिले, यहाँ भी 5 मिले और यहाँ 6 मिले, तो टोटल कितना हुआ? 5 + 5 10 + 6 टोटल हो गया जी हमारा 16। नेक्स्ट में से आपको फिर 5 5 और 6 मिले, यहाँ पे हो गया हमारा टोटल 16। ऐसे ही आपने हर डे का यहाँ पे टोटल करते जाना है, ठीक है। जब आप टोटल करेंगे तो एंड में जो आपका टोटल आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर हमने यही टोटल जो है अपने साथ लेके चलना है। फर्स्ट फेज में आपके 30 आ गए और यहाँ पर हमारे टोटल हो गया जी 650। फिर हमारा आ गया है थर्ड फेज। आप याद रखिए, फेज 1 में 30, सेकंड में हमें मिले हैं 650। फेज 1 था 50 मार्क्स का और फेज 2 था 900 मार्क्स का। 950 में से आपको मिले हैं टोटल अभी तक 680 मार्क्स आपके हो गए हैं। फिर आ गया जी हमारा फेज 3। फेज 3 में 5 दिनों का हमारा हो गया क्यूरिकुलम, ठीक है। डेली 10 में से मान लीजिए यहाँ पर आपको 6 दे दिए, यहाँ पर 7, फिर 6, फिर 7, फिर 6, ठीक है। तो टोटल आपके कितने हो गए हैं? 32 मार्क्स जो हो 50 में से, यहाँ पर 50 हो गए टोटल, यहाँ पे आपके 32 मार्क्स जो हैं वो आ गए हैं। फिर जैसे हमने फर्स्ट डे आपने अगर 4 एक्टिविटीज़ करवानी है तो चारों के यहाँ नंबर आएंगे, अगर 3 करवानी है तो चौथा आप ये ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जैसे अब डे 1 में फर्स्ट एक्टिविटी आपने करवाई, एक्टिविटी प्लान के आपको टीचर ने नंबर दे दिए, फिर एक्टिविटी 2 के 5 नंबर दे दिए, एक्टिविटी 3 के भी 5 नंबर दे दिए, तीनों के 5 हो गए। इसका मतलब है आपका टोटल हो गया है यहाँ पर 15। फिर सेकंड डे में भी आपका टोटल हो गया है जी 15, थर्ड डे में भी 15, ठीक है। फिर ऐसे ही आप डे 2 में हो जाएंगे। मान लीजिए टोटल डेली का आपका 15 हो रहा है, ठीक है, आपने 3 एक्टिविटीज़ की हैं, तो हमारा हो गया यहाँ पर टोटल 225, ठीक है। और यहाँ पर हमारा टोटल कितना आ जाएगा? ये आपने 30 की थी, यहाँ पर 30 मार्क्स हो गए हैं, ठीक है। फिर 30 मार्क्स डे 2 के हो गए हैं, 30 मार्क्स डे 3 के हो गए हैं, 30 मार्क्स डे 4 के हो गए हैं और 30 मार्क्स ही डे 5 के हो गए हैं। यहाँ पर आ गया जी एक्टिविटी प्लान का 150, ठीक है ना। फिर इसी तरह से हमारा जो कैरी आउट का है वो भी 150 हो गया है, ठीक है। फिर इसी तरह से हमारा जो रिपोर्ट है उसका भी 150 हो गया है। टोटल कितना हो गया? 300 + 150 450, ठीक है। ये ऊपर था टोटल हमारा 50 मार्क्स का, तो कितना हो गया है जी हमारा 450 + 50 500। 500 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं जी? 225, ठीक है। अब थर्ड फेज में आपके टोटल कितने हो गए? 32 आए थे पहले, ठीक है। 32 और 225 कितने हो गए? 32 और 225 हो गए हैं टोटल 257। ए हो गया आपका 32, बी में से आपके आए 225, तो टोटल आपका हो गया जी 257। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द लर्नर फॉर प्रोजेक्ट वर्क हमारे फर्स्ट फेज में आए थे, लिखा हुआ है ना, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर फर्स्ट फेज 30 नंबर आए थे। सेकंड में हमारे कितने आए थे? टोटल 650, ठीक है। थर्ड फेज में हमारे कितने आ गए हैं जी? टोटल 257, ठीक है। यहाँ पर 30 + 650 प्लस थर्ड फेज में कितने आए हैं? 257। इसको इन्होंने कहा है कि हम एक्स ले लेंगे। उसके बाद है आउट ऑफ। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ फर्स्ट फेज 50 नंबर का था। सेकंड फेज के कितने हुए जी? टोटल 900, ठीक है। और थर्ड फेज के टोटल कितने हो गए हैं? क्यूरिकुलम के 50 मार्क्स हो गए थे, ठीक है। ऊपर हमने यहाँ पर लिखा था ना टोटल मार्क्स इन थर्ड फेज। अगर आपने 3 एक्टिविटी सेशन किए हैं डेली के
तो हमारी 15 एक्टिविटीज़ हो गई हैं। तो 150 नंबर एक का हुआ ना, हमारा हो गया था 450। तो टोटल हमारा कितना हुआ जी, 500। ठीक है, 50 + 900 + 500, तो गाइड ने आपके ये टोटल हो गया 1450। यहाँ पर आपका टोटल आया था 969, जितना भी आपका टोटल बना था। x डिवाइडेड बाई, इसको इन्होंने y ले लिया, x डिवाइडेड बाई y इंटू 70। ये आपका पुराना मैनुअल है। अभी यहाँ पे गाइड के मार्क्स आएंगे 30 × 30, जितना भी आ जाएगा वो आपके फाइनल मार्क्स गाइड की तरफ से हो जाएंगे। अगर गाइड ने अपने कोई ओपिनियन देने हैं तो वो यहाँ पर 200 to 400 वर्ड्स में दे सकते हैं। ये जो आपकी सेक्शन बी की शीट है, ये आप अपने प्रोजेक्ट मैनुअल में लगा सकते हैं। जब इग्नू में पहुँचेगा तो इवैल्यूएटर जो है वो एक्सटर्नल इवैल्यूएटर इसी पर ही आपके मार्क्स को लगाएगा। डियर स्टूडेंट्स, फ़ेज़ 3 की हम बात कर चुके हैं। अब फ़ेज़ 2 की हम बात करते हैं। तो जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे एक एक्टिविटी की आपको एक बार एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये एक्टिविटी सेशन 22 है, ठीक है। हमने इनके साथ एक पिक्चर रीडिंग एक्टिविटी करनी है। मैं पिक्चर रीडिंग एक्टिविटी मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये चित्र पठन जिसको हम बोलते हैं क्रिया, इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे। ये कहते हैं कि DECE 1 का आपको सबसे पहले यूनिट 24 रीड आउट करना है, ठीक है। अगर आपकी मेमोरी रिकॉल हो रही है, अगर आपने रीड आउट किया है, अगर नहीं भी है तो आपके पास आपके मैनुअल्स हैं। अगर मैनुअल्स नहीं है तो आप इग्नू ज्ञान कोश की साइट पर जाके यूनिट 24 जो है वो देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको जो पिक्चर लेनी है वो कैसे कौन सी पिक्चर लेनी है, उसको रीड आउट कैसे करना है, ठीक है। अब जो पिक्चर आपने एक्टिविटी के लिए चूज़ करी है वो एक सीन को दिखाती है, ठीक है। जैसे आप लोग क्या है, गुड हैबिट्स की पिक्चर ले लेते हैं, बैड हैबिट्स की पिक्चर, या सब्जियों की पिक्चर, या फलों की पिक्चर, या फ्रूट्स की पिक्चर। ऐसे आपको ऐसी कोई भी पिक्चर नहीं लेनी है, एक सीन की पिक्चर लेनी है। मान लीजिए एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक केस की, ओके, कि बच्चे जो हैं, ठीक है, आप उसको डायनासोर पार्क में विज़िट करवाने के लिए लेके गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक जो पिक्चर है, एक पिकनिक स्पॉट भी वहाँ पर बना हुआ था, आपने वहाँ की पिक्चर शो करी है। आप बच्चों को जब वो पिक्चर शो कर रहे हैं तो उसमें ये शो हो रहा है कि वहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं और आपको ये जगह कौन सी लग रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बच्चे बताएंगे क्या दिख रहा है, नहीं बताएंगे तो आप बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे कि कोई फैमिलियर कैरेक्टर्स हों बच्चों के लिए, वही आपको पिक्चर दिखानी है। ऐसा कोई भी कैरेक्टर हमें चूज़ नहीं करना है जिसके बारे में बच्चों को बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन ना हो, और ना ही कोई ऐसा कैरेक्टर चूज़ करना है कि जो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला हो। जैसे मेले का आप ले रहे हो तो ऐसे नहीं कि भीड़ इतनी है कि सिर्फ लोग ही और कुछ दिख ही नहीं रहा है, बच्चों के लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आप एक पिक्चर लीजिए, जैसे कि ये एक नीचे पिक्चर का आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हु ऑल डू यू सी इन दिस पिक्चर। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। Why do you think they have gathered together? What are they talking about? What is the crow saying? What is the tortoise saying? What are they going to do now? How many legs does the mouse have? Where does the tortoise live? इनका मतलब है कि ये जो पंक्षी है, आप क्या सोचते हैं कि ये सारे क्यों इकट्ठे हुए हैं। What are they talking about? वो क्या बात कर रहे हैं। क्रो क्या बोल रही है, टॉर्टोइज क्या कह रहा है, वो अब क्या करने लगे हैं, माउस की कितनी लेग्स हैं, टॉर्टोइज कहाँ रहता है, क्रो का कलर कौन सा है। और पिक्चर जो है वो कलरफुल होनी चाहिए, ठीक है ना। वो जो
आप पिक्चर यूज़ कर रहे हैं वो कलरफुल पिक्चर होनी चाहिए। क्वेश्चंस भी हमने आपको बताए। देखिए ये अब जैसे क्रो कहाँ रहता है, ठीक है, वो पेड़ पर रह रहा है। ऐसे आप बच्चों को बता सकते हैं कलरफुल पिक्चर यूज़ करके। जैसे यहाँ पर एम्फेसिस है रैट की लेग्स के ऊपर, तो मतलब आप उन बच्चों से, जैसे इन्होंने कम से कम 1 2 3 4 5 6 कम से कम 9 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, है ना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कभी 2 क्वेश्चन कभी 3 क्वेश्चंस, है ना, ऐसे आप लिखते हैं अपनी रिपोर्ट में। पर आप उस टाइम के अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए कि आप कितने क्वेश्चंस बच्चों, हो सकता है कि बच्चे आंसर राइट दें, हो सकता है कि कई बच्चे आंसर ना भी सही दें, ठीक है, पर आपने बच्चों से क्वेश्चनिंग करनी है। अगर मान लीजिए आप कहें कि ग्रुप बच्चा है, मतलब बच्चों का जो ग्रुप है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप सभी बच्चों के साथ एक साथ एक्टिविटी कर सकें, ठीक है। दूसरी साइड क्या है कि आप बच्चों को मान लीजिए 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आप एक ग्रुप को जिस टाइम पर ये पिक्चर की एक्टिविटी करवा रहे हैं, ठीक है, उस टाइम आप जो दूसरा ग्रुप है उसके लिए कोई और एक्टिविटी आप अरेंज कीजिए, जैसे या फिर बच्चों को आउटडोर फ्री प्ले के लिए भेज दीजिए। ऐसे कोई भी एक्टिविटी आप बच्चों के साथ अरेंज कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे आप कोई भी एक्टिविटी ग्रुप बच्चों के ग्रुप के साथ कर रहे हैं, ठीक है, आप उसमें कम से कम 5 to 6 चिल्ड्रन जो हैं वही आप लीजिए। इससे ज़्यादा जो बच्चे हैं आप मत लीजिए, क्योंकि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो फिर ज़्यादा अच्छी नहीं होगी और आप भी उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी एक्टिविटी एक बार, मान लीजिए क्लास में 20 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं, 30 हैं तो आपने 6 के ग्रुप में डिवाइड कर लिए, 5 ग्रुप्स हो गए। आप एक ग्रुप को एक टाइम पे एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो उस टाइम जो बाकी के ग्रुप्स हैं उनको किसी ना किसी और एक्टिविटी में आप एंगेज कर दीजिए, अपने गाइड की हेल्प आप उसमें ले सकती हैं। फिर आप सेकंड ग्रुप को बुलाइए, जो फर्स्ट ग्रुप है उनको किसी ना किसी और एक्टिविटी में भेजिए, और ऐसी एक्टिविटी दूसरी में आप बच्चों को लगाएं जहाँ पर जो बच्चे हैं वो आपको, मतलब उनका ध्यान जो है वो आपकी तरफ ना जाएगी आप लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम फेज़ 3 की बात कर रहे हैं तो फेज़ 3 में भी आप ऐसे ही एक्टिविटीज़ को अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक दिन आपने ले लिया, हम बात करते हैं कि आपने आजकल जैसे क्या कॉमन चल रहा है, ओके, जैसे अभी अगस्त है, ठीक है, अगस्त में हम 16 अगस्त को, सॉरी 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो आप वो एक्टिविटी एक बच्चों को करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप पूरा दिन ले लीजिए, 15 अगस्त हमने, ठीक है, तो उसमें आप बच्चों को जो फ्लैग है, ठीक है, वो आप बच्चों को बताइए कि ये हमारे इंडिया का, हमारे भारत का ये झंडा है, इसमें कितने कलर्स होते हैं, ठीक है, और जो सेंटर में है इसको हम अशोक चक्र बोलते हैं, ठीक है। और बच्चों को फिर एक कलर की एक्टिविटी भी आप इसमें करवाइए, ठीक है। एक एक्टिविटी जैसे आपकी ये हो गई है पूरे वीक में। फिर उसके बाद आप बच्चों के साथ कोई ना कोई आउटडोर एक्टिविटी कीजिए, ठीक है। ये तो हमारी इंडोर एक्टिविटी हो गई है जिसमें बच्चों की कलरिंग की एक्टिविटी भी हो गई है, और हमने बच्चों को बता दिया है कि इस दिन हम अपने भारत का झंडा जो है वो हम लहराते हैं, ठीक है। ये आपने बच्चों को बता दिया और साथ में आपने बच्चों को एक एक्टिविटी करवा दी है, उनको कलर्स बता दिए हैं और उसमें उनको कलर्स करके बताए हैं कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है और इसमें कितने कलर होते हैं, ये बच्चों को बताना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है कि आप कोई भी आउटडोर एक्टिविटी बच्चों के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्री प्ले आप बच्चों को करवाइए, ठीक है, या फिर कोई भी 15 अगस्त से रिलेटेड आप बच्चों को एक्टिविटी करवा सकते हैं। जैसे कि आप बच्चों को
रेसिंग की एक्टिविटी करवाइए बच्चों को आप, ठीक है। मतलब कुछ भी ऐसा जो देशभक्ति से थोड़ा रिलेटेड हो बच्चों के लिए, या फ्री प्ले के लिए भी आप लेके जा सकते हैं अगर आप 15 अगस्त की एक्टिविटीज़ में नहीं बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहते हो, क्योंकि बच्चों के लिए ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसमें कलर भी नहीं फिल करवाना चाहते हैं मान लीजिए बच्चों को, तो आप जैसे उसमें वो आपकी टीयरिंग एंड पेस्टिंग वाली एक्टिविटी करवा सकते हैं उसमें बच्चों को, ठीक है। आप इनको अगर आपको लग रहा है कि ये 2 एक्टिविटीज़ अगर आप एक साथ करवाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप इनको 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक में आप बच्चों को बताइए कि इसमें कौन से कलर्स होते हैं और 15 अगस्त वाले दिन हम क्या करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, आप फ्लैग का जो है एक ड्राइंग का सेशन करवाइए बच्चों के साथ, सबको फ्लैग्स दीजिए, ठीक है, और सबको टीयरिंग और पेस्टिंग या फिर एक बिंदी पेस्ट करने के लिए सेम कलर की आप बच्चों को दीजिए। वैसे आप बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे कि अभी 15 अगस्त है, एक दिन हमने ये एक्टिविटी करवा दी है। अगर आप पूरे वीक का क्यूरिकुलम सेम नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, अब फिर एक राखी का त्यौहार भी आ रहा है ना, तो आप उस पर जो है बच्चों को एक दिन उस पर एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। हो सकता है कि आप उन पर बच्चों को 2 वीक्स के लिए भी एक्टिविटी करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी प्लान कीजिए कि राखी के ऊपर आजकल क्या है, बच्चों को बोल देते हैं कि मटेरियल आप खुद भी प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को भी, कि आप राखी कैसे बनानी है। आपने मान लीजिए आपने वो जो आप धागे में कोई पर्ल्स डालने हैं या कुछ ऐसे डालने हैं, कुछ डाल के उसमें क्या है बच्चे की आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होगी। गोल की भी हमने बात की थी पहले फेज़ 2 में, कि गोल हमने क्या लिखना है कि किस तरह की जो डेवलपमेंट है वो बच्चे की हो रही है। जैसे आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। जैसे हम ये हमारी जो फिज़िकल इमोशनल ये डेवलपमेंट्स हैं, इसके अंदर भी और तरह की कई डेवलपमेंट्स होती हैं, ठीक है ना। जैसे या हम लैंग्वेज डेवलपमेंट बोल सकते हैं, जैसे मैंने आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन का दिया आपको, ऐसे कई तरह की डेवलपमेंट होती है। आप जब अपने मैनुअल्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें भी ये पता चलेगा कि कौन सी एक्टिविटी करवाने से जो इस तरह की जो डेवलपमेंट है वो हो सकती है। जैसे अभी हमने 30 वर्किंग डेज़ का जैसे आपका सेशन है ना, तो 30 वर्किंग डेज़ में जैसे मैंने अगस्त के महीने का ही आपको बताया कि आप बच्चों को 15 अगस्त की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, या फिर राखी का, ये आप सिर्फ फेज़ 3 में नहीं, आप फेज़ 2 में भी बच्चों को इससे रिलेटेड जो है एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे समर वेकेशंस ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, अभी गर्मी चल रही है, आप बच्चों को गर्मी के सीज़न के बारे में बताइए, ठीक है। अगर आप सर्दियों में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो आप बच्चों को सर्दियों के सीज़न के बारे में बताइए। जैसे अभी बरसात का सीज़न शुरू हो जाएगा तो आप बच्चों को बरसात के सीज़न के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। इसमें आप कोई भी जो एक्टिविटी है वो बच्चों को प्रैक्टिकली ज़्यादा करवाइए, क्योंकि अगर हम कोई भी एक्टिविटी, ऑब्वियस है जैसे हम लोगों का होता है कि लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, हम कैसे लर्न करते हैं, अगर हम कोई काम खुद से करके देख रहे हैं तो हम जल्दी लर्न करना सीखेंगे। अगर हम बुक वॉर्म की तरह किताबें पढ़ते रहेंगे तो हमें इतना ज़्यादा लर्न नहीं होगा। अगर प्रैक्टिकली हम उस चीज़ को करेंगे तो ही हमें अच्छी तरह से लर्न होता है। इसी तरह से बच्चों के केस में है कि अगर आप प्ले वे मेथड से बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छी होगी और बच्चे कैच भी जल्दी करेंगे। कि बच्चों के जो डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो आप काफ़ी करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंसिस की एक्टिविटी आपको बताई है, आप बच्चों को वो करवा सकते हैं। और मैं आपको और भी एक्टिविटीज़ के बारे में बच्चों को बताती हूँ, जैसे आप बच्चों को करवा सकते हैं। जैसे आजकल क्या है, कभी वाटरमेलन डे है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, रेड कलर डे है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप बच्चों को उससे रिलेटेड भी कोई ना कोई एक्टिविटी, जैसे आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन जो है, ठीक है, एक तरह से वो भी बच्चों का अरेंज कर सकते हैं। या फिर आप कोई डांस कंपटीशन, आप एक दिन बच्चों के चेंज के लिए कोई भी कंपटीशन ऐसे आप अरेंज कर सकते हैं एक, ठीक
ठीक है। अब जैसे मैथ की एक्टिविटी आपने बच्चों को करवानी है, हम काउंटिंग बच्चों को करवा रहे हैं, ठीक है। काउंटिंग आप बच्चों को 1 to 10 बोल के बताइए, बच्चे ओरली याद कर लेंगे। पर इसमें क्या होता है कि आप बच्चों को जो नंबर्स हैं उनकी पहचान नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। जैसे बच्चों को यही नहीं पता, अगर आप बोल रहे हैं कि 5 क्या है, इसमें से आप 5 नंबर पहचानो, तो बच्चों को नहीं पता, ठीक है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, आपने एक स्टिक्स लेनी है, ठीक है, एक प्लेट्स ले ली हैं, आपने उसमें प्लेट में एक नंबर को प्लेस कर दिया है, जैसे 1 to 5 करना है, एक में 1 to 5 तक आपने काउंटिंग लिख दी है, ठीक है। फिर आप बच्चों को बताइए कि इसमें आपने जिस प्लेट में जितना नंबर लिखा है आप उतनी स्टिक्स उसमें रखिए। फिर आप देखिए कि कौन सा बच्चा है जो वो करेक्ट करता है, जो नहीं करेक्ट करता है आप उनको उसके बारे में बताइए। ये था हमारा फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3, ठीक है। अभी हम एक चीज़ और है जो जैसे ओवरव्यू है हम प्रोजेक्ट वर्क का, वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे इसमें कई पॉइंट्स आते हैं कि प्रेपरेशन पीरियड्स ड्यूरिंग प्रोजेक्ट वर्क, टास्क ड्यूरिंग ईच फेज एंड प्रोजेक्ट फाइल। ये 3 फेज़ का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रेपरेशन पीरियड्स ड्यूरिंग प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। हम ये प्रेपरेशन पीरियड यहाँ पर किसको बोलते हैं, जैसे कि आपने अभी फर्स्ट फेज़ जो है आपने ऑब्ज़र्व कर लिया, उसके बाद आपने अपना काम स्टार्ट करना है, तो आपको जैसे एक्टिविटी प्लानिंग के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है फेज़ 2 को स्टार्ट करने से पहले। तो आप प्रेपरेशन जो डेज़ हैं, जैसे 2 और 3 डेज़ आप बीच में ले सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली। ऐसे ही आप सिमिलरली अगर आपने थर्ड फेज़ करना है तो आप 2 और 3 डेज़ जो हैं वो आप ले सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली। अब ये फर्स्ट फेज़ में हमने हमारा क्या टास्क है, जैसे हमने कहा कि गाइड को ऑब्ज़र्व करना और बच्चों के साथ रेपो को बनाना, ठीक है, जैसे कि आपके सेक्शन 6 में भी डिटेल में उसके बारे में लिखा हुआ है। और हमने क्या करना है कि हमने जो गाइड बच्चों के साथ एक्टिविटी कर रहा है वो हर एक एक्टिविटी को हमने ऑब्ज़र्व करना है और रिकॉर्ड करना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग करते हुए आपको हर एक्टिविटी के कंटेंट का शॉर्ट नोट जो है वो लिखना है, उन्होंने कौन सा मटेरियल यूज़ किया, ठीक है, जो भी उन्होंने कोई मटेरियल यूज़ किया वो भी आप उसमें लिखेंगे। फिर आप ये आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं ना आपको बनाने हैं, ये उसका कंटेंट आपको बता रही हूँ मैं। नोट डाउन कि क्या कंटेंट था एक्टिविटी का, फिर मटेरियल कौन सा उन्होंने यूज़ किया, ठीक है, फिर उन्होंने हर एक्टिविटी पर कितना टाइम स्पेंड किया, टाइम भी और ड्यूरेशन, जैसे रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, ईटिंग की, वॉशिंग की, ठीक है। तो आपको वो सारा शेड्यूल जो है वो अपने पास रखना है, ठीक है। फिर आपने ये ऑब्ज़र्व करना है कि उसने एक्टिविटी को कैसे किया, वो भी आपने उसमें लिखना है, ठीक है। फिर आपने अंडरस्टैंड करना है कि उन्होंने जो एक्टिविटीज़ करवाई हैं उनके गोल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। जो विश्लेषण है वो आपने खुद से लिखना है। फिर ऑब्ज़र्व करना है कि जो गाइड है वो बच्चों को कैसे हैंडल करता है और वो उनसे कैसे बातचीत करता है और उनसे कैसे इंटरेक्ट करता है, ठीक है। आपने इंस्टेंसेस जो हैं कि एग्जांपल्स नोट करनी है कि कैसे वो बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है और बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रख रहा है, ठीक है। वो बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, आपने उसी तरह से ही उन 5 डेज़ में बच्चों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करनी है गाइड की हेल्प करके, और बच्चों के साथ अपनी जो रेपो है वो बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। आप गाइड को हेल्प कर सकते हैं उनके किसी ना किसी काम में, अगर वो आपको हेल्प करने के लिए बोलती हैं, या फिर आप उनसे खुद भी पूछ सकते हैं कि क्या मैं आपकी हेल्प कर दूँ इस टास्क में। जब आपके दिन का एंड हो जाएगा तो आपने गाइड से आपके जो भी कोई डाउट्स रहे हैं पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के, वो आपने गाइड से क्लैरिफाई करने हैं, उनसे बात करनी है। जैसे इसमें और कई सारे एस्पेक्ट्स आ जाएंगे कि जो फैक्टर्स आपके माइंड में थे जब आप एक्टिविटी सेशंस को पूरे दिन के लिए शेड्यूल कर रहे थे, ठीक है,
मतलब गाइड से आपने ये पूछना है कि जब आपने पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को प्लान किया तो आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें जो थी वो आई, आपने क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा। ठीक है, फिर गाइड से पूछना है कि हर एक प्ले एक्टिविटी के आपने क्या गोल्स सोचे थे। ठीक है, और जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंडक्ट करने का क्या तरीका था, आपने कौन से मटेरियल्स या एड्स खुद से बनाए हैं या मार्केट से बाय किए हैं या कैसे यूज़ करते हो आप, ये सब कुछ हमें उनसे पूछना है। इससे क्या होगा कि जब आप अपनी रिपोर्ट लिखेंगे यानी कि ऑब्जर्वेशन एनालिसिस लिखेंगे या फिर अवलोकन और विश्लेषण लिखेंगे, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, आप उससे ये भी पूछ सकते हैं, जो आपके गाइड हैं आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आप नेक्स्ट डे पर क्या करवाएंगे, क्या उन्होंने कोई प्लान बनाया है। ठीक है, कि फॉर्मेट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमने कैसे इसमें लिखना है। जैसे ही आपका 5th डे आता है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमें गाइड के साथ डिस्कस करना है कि आपका अगले हफ्ते का जो क्यूरिकुलम है वो कैसा है, आपने क्या प्लान किया है। ठीक है, तो मतलब आप क्या कर सकते हैं, जब उनका डे ख़त्म होता है 5th, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि फ़ेज़ 2 में हमने एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी है, वो आपको कौन सा टाइम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं एक्टिविटी को करने के लिए। फिर हमारा आता है जी सेकंड फेज़। सेकंड फेज़ में हम जैसे बात कर चुके हैं कि हमने टोटल 30 एक्टिविटी सेशंस करने हैं। ठीक है, फर्स्ट 10 डेज़ में 10 एक्टिविटीज़ हो गई और नेक्स्ट 10 डेज़ में हमने टोटल 20 एक्टिविटीज़ को करना है। ठीक है, आप हर एक्टिविटी को प्लान करेंगे, उसके गोल को लिखेंगे कि वो एज के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं, बच्चों के लिए इफ़ेक्टिव है भी या नहीं। फिर आप जो भी कोई प्ले एक्टिविटीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, कोई मटेरियल या कुछ भी, वो आप उसमें लिखेंगे। ठीक है, और एक्टिविटी प्लान की आप कैसे बच्चों के साथ वो कंडक्ट करना चाहते हैं। फॉर्मेट जो है वो ऑलरेडी आपके मैनुअल में दिए हुए हैं। जो आपका फ़ेज़ 1 है वो सेक्शन 6 में दिया हुआ है, सेक्शन 7 में आपका फ़ेज़ 2 का दिया हुआ है। फिर वो एक्टिविटी प्लान को आप गाइड से डिस्कस करें और उनसे वहाँ पर साइन करवाएं। उसके बाद आप उनसे जो भी कोई प्ले मटेरियल है वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये प्ले मटेरियल क्या स्कूल में अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आप वो बच्चों के लिए अरेंज करवाएंगे। स्टार्ट करने के लिए आप जैसे आपका ये एक्टिविटी सेशन ख़त्म होगा, ठीक है, आप डे के एंड में टीचर के साथ जो आपका नेक्स्ट डे का जो एक्टिविटी प्लान है आप वो डिस्कस उनके साथ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप अगर टीचर उसको पास करता है तो आप उसके साथ वो एक्टिविटी जो है बच्चों के साथ कंडक्ट कर सकते हैं। अगर टीचर उनको पास नहीं करता, आप दोबारा से प्लान बनाइए और फिर उसके बाद आप पास करवाइए, फिर आप गाइड के साथ जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं और बच्चों के साथ कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बच्चों के साथ काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो आपको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लाना होगा ताकि आप बच्चों को जो है अच्छी तरह से हैंडल कर पाएँ। थर्ड फेज़ की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, क्यूरिकुलम बनाना है और हमें पूरे दिन का चार्ज जो है 5 दिनों के लिए अपने हाथ में लेना है और हमें 15 से 20 एक्टिविटीज़ जो हैं हमें डेली की करनी है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जो प्रोजेक्ट में फाइल का फर्स्ट पेज जो है वो कैसा होना चाहिए। ये रहा, आप उसमें जैसे मैंने पहले भी बात करी थी कि आप यहाँ पर अपना नेम लिखिए, हमेशा कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना चाहिए, बड़े अक्षरों में। एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो भी अपना नाम जो है वो इंग्लिश में ज़रूर लिखें, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में भी लिखें पर इंग्लिश में ज़रूर अपना नाम लिखें। एनरोलमेंट नंबर लिखें। ठीक है, फिर आप किस डेट को जो है सबमिशन कर रहे हैं प्रोजेक्ट फाइल की,
फिर साथ में आप नीचे ये लाइन लिखें, या आप सेम लिख सकते हैं, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर लिख के भेज सकते हैं। आपको एड्रेस भी बता रहे हैं, इसमें लिखा हुआ होगा आपका एड्रेस, ये रहा। आप ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट फाइल की आप 2 कॉपीज़ प्रिपेयर कीजिए। ओरिजिनल कॉपी आप जो है इग्नो में भेज दीजिए, ठीक है। सेकंड कॉपी आप अपने रेफरेंस के लिए अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप हैंड रिटन नहीं करना चाहते 2 कॉपीज़, पर आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप 2 कॉपीज़ अपने पास रखिए। एक कॉपी आप अपने पास हैंड रिटन ज़रूर रखिए रेफरेंस के लिए, ठीक है। आपको कहाँ भेजनी है ये? डायरेक्टर इवैल्यूएशन डिवीज़न, इग्नो, मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली 110068। मैं पहले भी एक बार बता चुकी हूँ, रजिस्ट्रार, ठीक है, स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न, इग्नो, मैदानगढ़ी में आप ये भेज सकते हैं अपना प्रोजेक्ट। ओके, हम इंडेक्स की बात कर रहे थे, ठीक है। इंडेक्स हमें कैसे बनाना है? पहले यहाँ पर आपको लिखना है कि ये हमारी डेट है, ठीक है। पहले सीरियल नंबर लिखिए। सीरियल नंबर लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखिए कि ये हमारी डेट है, डेट, ठीक है। फिर उसके नीचे 2 कॉलम बनाइए कि एक्टिविटी रिपोर्ट का डे है और ये एक्टिविटी प्लान का डे है, ठीक है। उसके बाद आप टाइटल लिखिए कि आपका जो टाइटल है वो क्या है उसका, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं। उसके बाद आप पेज नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर साथ में नीचे जो अनेक्शर्स आपने लगाए हैं वो लिखिए। कहते हैं कि जब भी आपने प्रोजेक्ट फाइल को सबमिट करना है, ठीक है, तो उससे पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको इंश्योर कर लेनी है कि हमने ये उसमें लगा दिया है क्या। सबसे पहले कि पहले फ़ेज़ 1 की 5 डेज़ की ऑब्जर्वेशन, फिर जो फ़ेज़ सेकंड है उसमें आपने जो एक्टिविटी प्लान्स और रिपोर्ट्स कंडक्ट किए हैं वो, या फिर आपने जो थर्ड फेज़ में क्यूरिकुलम प्लान किया है वो, ठीक है। और थर्ड फेज़ में जितने भी एक्टिविटी प्लान और रिपोर्ट्स हैं वो कंडक्ट किए हैं वो लगा दिए हैं क्या। आपने एनेक्शर 1 ए और एनेक्शर 1 बी और एनेक्शर 3 ए और 3 बी भी लगा दिए हैं, और आपने एनेक्शर 7 जो है वो यहाँ पर लगा दिया है, एनेक्शर 6 नहीं, एनेक्शर 7, ठीक है। और जो भी आपने काम किया है आप उसको सीक्वेंस में ज़रूर लगाइए, ठीक है। जैसे पिक्चर्स की भी हमने बात की थी, सीक्वेंस में, जैसे पहले फ़ेज़ 1, फिर फ़ेज़ 2, फिर फ़ेज़ 3, ठीक है। और फ़ेज़ 3 में हमने एक बात ये भी करनी थी कि आप लोग इस बात में भी बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हम क्यूरिकुलम जो हैं वो सारे दिनों के एक साथ लगाएं, प्लान एक साथ लिखें, रिपोर्ट एक साथ लिखें। आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब आप क्यूरिकुलम को पास करवा रहे हैं टीचर से, तो आप अगर एक साथ भी सारे क्यूरिकुलम पास करवा रहे हैं टीचर से, ठीक है, तो आप पेजेस पर ही अपना प्रोजेक्ट वर्क बना रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। अगर आप कोई नोटबुक यूज़ कर रहे हैं वो बात अलग है, पर अगर आप पेज पर ही अपना प्रोजेक्ट वर्क बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि पहले फर्स्ट डे का क्यूरिकुलम लगाइए, फिर फर्स्ट डे की आप एक्टिविटी प्लान लिखिए, फिर साथ ही अगर आप रिपोर्ट लिखेंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ऐसे ही लगाएंगे। आप क्यूरिकुलम सारे एक साथ लगा सकते हैं, फिर प्लान्स भी एक साथ लगा सकते हैं और रिपोर्ट भी एक साथ लगा सकते हैं। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर प्लीज़ जो भी कुछ आप करिएगा वो एक सीक्वेंस रखिएगा उस चीज़ का। अगर आप मान लीजिए फर्स्ट डे का क्यूरिकुलम लगा रहे हैं, फिर उसकी एक्टिविटी रिपोर्ट्स लगा रहे हैं या एक्टिविटी प्लान, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऑप्शन है। जैसे फर्स्ट डे का क्यूरिकुलम लग गया, फिर फर्स्ट डे के सारी एक्टिविटीज़ के प्लान लग गए, फिर उसके बाद फर्स्ट डे की सारी एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट्स लग गई, ठीक है। फिर इसी तरह से सेकेंड डे का, फिर सेकंड ऑप्शन है कि जैसे आपने क्यूरिकुलम लगाया, फिर फर्स्ट डे का फर्स्ट एक्टिविटी का प्लान और फर्स्ट एक्टिविटी की रिपोर्ट, फिर सेकंड एक्टिविटी की प्लान और रिपोर्ट, फिर थर्ड एक्टिविटी की प्लान और रिपोर्ट, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं थर्ड ऑप्शन की, पहले आप सारे क्यूरिकुलम इकट्ठे लगाइए, ठीक है, फिर आप जो है एक्टिविटी प्लान
फिर एक्टिविटी रिपोर्ट फर्स्ट एक्टिविटी की, फिर सेकंड एक्टिविटी की प्लान और रिपोर्ट ये भी कर सकते हैं आप ऐसे कि 15 का, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सारे क्यूरिकुलम जो हैं वो एक साथ लगाएं, फिर आप सारे एक्टिविटी प्लान्स जो हैं वो एक साथ लगाएं, फिर उसके बाद आप सारे एक्टिविटी रिपोर्ट्स जो हैं वो एक साथ लगाएं। ठीक है, एक पैटर्न फॉलो करिए। पर जो फेज़ 2 है, ये मैं आपके फेज़ 3 की बात कर रही थी ना, जो फेज़ 2 है, फेज़ 2 में आप कैसे करेंगे, फर्स्ट एक्टिविटी का प्लान, फर्स्ट एक्टिविटी की रिपोर्ट। ऐसे नहीं है कि पहले आप सारे प्लान इकट्ठे लगाएंगे फिर उसके बाद आप रिपोर्ट लगाएंगे, ऐसे आप बिल्कुल नहीं करेंगे। फेज़ 2 में पहले जो है फेज़ एक्टिविटी का प्लान और रिपोर्ट, फिर सेकंड एक्टिविटी का प्लान और रिपोर्ट, फिर थर्ड एक्टिविटी का, ऐसे आप जो 30 है वो आप लगाएंगे। ओके, फेज़ 2 में मैं एक बात और रिपीट कर रही हूँ कि आप जो 11 से लेके 20 तक आपने 2 एक्टिविटीज़ पर डे करनी है, वो एक्टिविटीज़ आप 2 एक्टिविटीज़ ही उसको काउंट करेंगे। मतलब दोनों एक्टिविटीज़ के गोल भी डिफरेंट होंगे, दोनों एक्टिविटीज़ के प्लान भी डिफरेंट होंगे, मटेरियल भी डिफरेंट होगा, रिपोर्ट भी डिफरेंट होगी। आप लिखेंगे एक्टिविटी 11, ठीक है, फिर उसका सारा गोल, मटेरियल यूज़, प्लान और रिपोर्ट, फिर लिखेंगे एक्टिविटी 12, गोल, मटेरियल यूज़, प्लान और रिपोर्ट, ऐसे। अब हम वीडियोस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, मैं वीडियोस के बारे में जो बोलना चाहती हूँ, सबसे पहली बात कि कई स्टूडेंट्स को, कई लर्नर्स को इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने वीडियोस जो बनानी है वो किस पर्पज़ के लिए बनानी है। आप स्कूल में जा रहे हैं बच्चों से वर्क करने के लिए, ठीक है, जो आपका गाइड है वो आपको वहीं देख लेगा कि आपने एक्टिविटी को कैसे कंडक्ट किया है, तो वो आपको उसके मार्क्स वहीं पर दे देगा। ठीक है, पर जो एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर है उसको कैसे पता चलेगा कि आपने एक्टिविटी कैसे कंडक्ट की है, रिपोर्ट पढ़ के क्या आपने ओरिजिनली एक्टिविटी को कंडक्ट किया भी है या नहीं। ठीक है, तो उसी के लिए आपको यूट्यूब लिंक डालने को बोला गया है, वीडियोस बनाने को। अगर आप यूट्यूब का लिंक नहीं बनाना चाहते तो आप एक पेन ड्राइव में या आप एक ड्राइव में डाल के भी अपनी फाइल में वो वीडियोस को दे सकते हैं, जहाँ पर टीचर्स जो हैं उनको चेक कर सकें आपकी वीडियोस को। और वीडियोस जो हैं आप 5 मिनट्स की बनाएंगे, ठीक है, और उसको आप 5 मिनट्स की कॉन्टीन्यूसली रिकॉर्ड नहीं करने। ठीक है, आप उसमें क्या करिए कि आप लोग, जैसे आप लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड की है स्टार्टिंग से थोड़ी सी, फिर सेंटर में, फिर एंड में। ठीक है, ऐसे आप कई वीडियोस आप सेंटर में से रिकॉर्ड करिए, कई वीडियोस आप, मतलब उसमें पता चलना चाहिए वीडियो में 5 मिनट्स में कि आपने बच्चों के साथ क्या काम किया है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आपने बच्चों के साथ क्या काम किया है। और जब आप अपनी 5 मिनट्स की वीडियो अपलोड करनी है, आप लोग कई बार 1 मिनट की अपलोड कर रहे हैं, कई लोग तो 39 सेकेंड्स की अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, और जो आप यूट्यूब के लिंक पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, प्लीज़ आप वो वीडियो अपलोड कीजिए, ना कि उसका शॉर्ट अपलोड कीजिए, जिसको आप लोग आजकल रील्स बोलते हैं, उसको अपलोड नहीं करना है, वो आपकी वीडियोस में काउंट नहीं होगी। अगर आपकी वीडियो 5 मिनट की है तो वही आपकी वीडियो जो है वो एक्चुअल में मानी जाती है, क्योंकि उसमें आपकी पूरी क्लैरिटी होती है कि आपने क्या काम किया है। अगर आप 1 मिनट की वीडियो डाल रहे हैं तो उसमें भी प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होती है कि आपने क्या काम किया है बच्चों के साथ। और जो यूट्यूब के लिंक हैं, ठीक है, वो आप प्रॉपरली लिखिए अगर हैंड रिटन कर रहे हैं। अगर आप हैंड रिटन नहीं, क्योंकि आप लोग क्या है 1 to 45 नंबर लिख के सीधे साइड में लिंक लिख देते हैं एक पेज पर। आपको ऐसे नहीं करना है, इससे हमें क्या पता चलता है टीचर्स को, है ना। आपने क्या करना है कि एक्टिविटी 1, फिर उसकी आपने साथ में वीडियो का लिंक देना है। ठीक है, जैसे कि आप लिखिए उसमें एक्टिविटी 1 फेज़ 2, सबसे पहले ऊपर लिखिए आपका फेज़ 2। ठीक है, एक्टिविटी 1 ये उसका लिंक है, एक्टिविटी 2 ये उसका लिंक है, एक्टिविटी 3 ये इसका लिंक है। ऐसे ही फिर आप फेज़ 3 में एक्टिविटी 1 ये इसका लिंक, एक्टिविटी 2 ये इसका लिंक। अगर आप डे वाइज उसमें लिख रहे हैं
तो डे 1 एक्टिविटी 1 उसका लिंक, डे 2 एक्टिविटी 1 उसका लिंक, ऐसे लिखना है। और सबसे पहले आप पेज के ऊपर अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर लिखिए। मान लीजिए कभी आपका पेज मिसप्लेस भी होता है, कहीं इधर उधर होता है, अगर आपका उस पर नाम लिखा होगा और एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा तो एग्ज़ामिनर के लिए ईजी हो जाएगा। जैसे आपका जो गाइड है वो आपको, आप जब एक्टिविटी कंडक्ट करते हो तो उसने आपको उसके 10 मार्क्स देने हैं, ठीक है। जो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर है, ठीक है, वो आपका एक्टिविटी कंडक्शन के ही मार्क्स आपको दे रहा है 10, जो आप यूट्यूब लिंक के भेज रहे हो, वो उसको आपके 10 मार्क्स इसलिए क्योंकि उसने तो आपकी कंडक्शन ऑफ एक्टिविटी उसी में ही देखनी है, ठीक है। और YouTube में लिंक्स में मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप, एक तो आप चैनल का नाम ज़रूर लिखिए अपने पेज पे, ठीक है, आप सिर्फ लिंक्स देते हैं और चैनल का कोई भी नाम नहीं देते हैं। जो भी आपके चैनल का नाम है वो आप वहाँ पर लिख दीजिए। अब YouTube पर जब आप वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, कौन सा फेस है, ठीक है, और कौन सी एक्टिविटी है, ठीक है। अगर आप उसमें फेज़ 3 की हैं तो आप साथ में डे 1 डे 2 भी लिख सकते हैं। हमने फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के बारे में डीपली डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपके साथ जो थोड़े से क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम YouTube के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, अब थोड़ी और क्वेश्चंस हैं जो हमें लगता है कि स्टूडेंट्स जिसमें थोड़ा कंफ्यूज होते होंगे, ठीक है, या हमें फाइल्स में कोई कमी लगती है ऐसे, तो मैं वो आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसे कि मुझे लगता है कि कई स्टूडेंट्स को इस बारे में कन्फ्यूजन होता है कि जब वो अपनी काम करवा रहे हैं स्कूल में, क्या उनको काम करवाते हुए उन फ़ोटोज़ को क्लिक करना है। हाँ जी, बिल्कुल, आपने 2 तरह की फ़ोटोज़ उसमें क्लिक करनी है। हम पहले भी अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो आपने, जब आप बच्चों के को कोई काम करवा रहे हैं, ठीक है, आपकी प्रेजेंस और बच्चों की प्रेजेंस है जिसमें, वो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद है कि जैसे आपने बच्चों को कोई ड्राइंग सेशन करवाया, ठीक है, बच्चों ने कोई ड्राइंग बनाई, तो आप उसकी फ़ोटोज़ जो हैं, बच्चों के किए हुए काम की फ़ोटोज़ भी आपने लगानी है, ठीक है। और हर किसी में, मतलब आप हर किसी में एक फ़ोटो कम से कम ज़रूर लगाएं। मान लीजिए आप अपना प्रोजेक्ट वर्क अभी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, तो आपने अभी फ़ोटोज़ नहीं क्लिक की हैं, तो ऐसे भी हो सकता है ना कि आपने जो फ़ोटोज़ क्लिक की, आपने YouTube की वीडियोस बनाई हैं ना अपनी, आप उसमें से जो फ़ोटोज़ के स्क्रीनशॉट हैं वो भी लेके लगा सकते हैं, अगर आपने प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लिया है। अगर नहीं किया तो आप अभी करना है आपने, तो आप अपना फ़ोटोज़ को अलग से क्लिक कीजिए और वीडियो जो है वो आप अपनी अलग से बनाइए। बिल्कुल जी, डेट डालनी कंपलसरी है। जिस डेट को आपने एक्टिविटी प्लान टीचर से फाइनल करवाया है वहाँ आप वो लिख सकते हैं। जहाँ आप, जब आपने रिपोर्ट लिखी है, यानी कि बच्चों के साथ एक्टिविटी कंडक्ट की है, रिपोर्ट में आप वो डेट भी लिख सकते हैं। देखिए, ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने स्केच पेन्स यूज़ करने हैं हेडिंग्स लिखने के लिए या नहीं करने हैं, आप डिफरेंट पेन्स यूज़ करने हैं या नहीं। आप अपना, जैसे नॉर्मल आप ब्लू पेन से लिखते हैं आप वैसे लिखिए। आप अपनी हेडिंग्स को हाईलाइट करने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप स्केच पेन्स नहीं यूज़ कर सकते हैं या डिफरेंट कलर का पेन नहीं यूज़ कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि हम लिखने के लिए नॉर्मल एक ब्लू पेन को यूज़ करते हैं, आप भी वो ब्लू पेन ही यूज़ करिए। इसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल जो है वो नहीं है। शीट्स आप कोई भी लगा सकते हैं जो आपके लिए फिजिबल हैं। A4 साइज़ प्लेन शीट्स लगा सकते हैं, लाइंस वाली शीट्स यूज़ कर सकते हैं, कोई भी शीट्स यूज़ कर सकते हैं जो आपकी लैंडस्केप में हैं या पोर्ट्रेट में हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आप किसी भी तरह की जो शीट्स हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अगर आप प्रोजेक्ट को डेकोरेट करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट कभी भी जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जो आपका डेकोरेशन है उसकी वजह से कभी भी प्रोजेक्ट को रीसबमिशन या फेल नहीं दिया जाता है, ठीक है। आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है।
और इस बात का भी ध्यान रखिए कि सिर्फ आपकी डेकोरेशन को देखकर ही जो है आपको मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। आपने जो एक्टिविटी प्लान लिखा है, जो आपने रिपोर्ट लिखी है, जो आपने गोल्स लिखे हैं, मटेरियल यूज़ लिखा है, जो सब कुछ जैसे लिखना है वो आपको पढ़ के रीड आउट करके ही जो मार्क्स हैं वो दिए जाते हैं। अगर आप डेकोरेशन अच्छी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। टोटली मार्क्स उसके बेसिस पर नहीं दिए जाते। फ़ोटोज़ लगी हैं, ठीक है, तो मार्क्स आपको उसके बेसिस के अकॉर्डिंग ही दिए जाएंगे। नहीं जी, सबके प्रोजेक्ट हैं जो वो सेम नहीं होते हैं, ठीक है। आप सब ने स्कूल में जाके बच्चों के साथ काम करना है, ठीक है। तो स्कूल में जाके अगर हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट सेम कैसे होगा, है ना। अगर प्रोजेक्ट सेम होगा तो इसका मतलब है कि वो कॉपी किया गया प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट कभी भी सेम नहीं होगा। हर इंडिविजुअल जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो बाहर जाके वो स्कूल में काम करता है। हर बच्चे का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर किसी की एक्टिविटी अलग होती है, तो प्रोजेक्ट जो है वो सेम नहीं रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, आप इंडेक्स बनाइए उसमें। अगर आप इंडेक्स बनाएंगे तो एग्जामिनर के लिए चेक करना थोड़ा इजी भी हो जाता है। मान लीजिए आपने खुद से ही कोई एक्टिविटी को चेक करना है तो आप इंडेक्स में से देख सकते हैं कि क्या हमने ये एक्टिविटी डाल दी है उसमें। डेज़ हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं जी, 30 वर्किंग डेज़ हैं इसमें हमारे, ठीक है। 30 वर्किंग डेज़ हैं, 45 डेज़ में आप कंप्लीट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। जैसे कि बीच में कोई सैटरडे संडे या वैसे कोई हॉलीडेज़ आ गई हैं उस अकॉर्डिंगली, पर आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो 90 डेज़ की दी गई है। आप 90 डेज़ में जो है अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ जी, हर वीडियो जो है वो 5 मिनट की होनी चाहिए। देखिए जी, अगर आपकी कोई एक्टिविटी कम है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्लानिंग में गड़बड़ है, ठीक है ना। आपको एक्टिविटी ही वैसी प्लान करनी है जो कम से कम आधा घंटा आपके बच्चों के साथ चले, ठीक है। अगर एक्टिविटी आपकी आधा घंटा चल रही है तो उसमें से 5 मिनट की वीडियो बनाना तो बहुत ईजी है ना। अगर आपकी एक्टिविटी, जैसे आपने बोला है कि आपकी एक्टिविटी आपने 15 बच्चों के में एक्टिविटी करवाई तो 2 मिनट में ही एक्टिविटी फिनिश हो गई, तो 2 से 3 मिनट की वीडियो कैसे छोटी बनेगी। ऑब्वियस है वो छोटी बनेगी, पर 2 से 3 मिनट में एक्टिविटी कैसे ख़त्म हो जाएगी 15 बच्चों के साथ, है ना। आपको एक्टिविटी जो है वो उस अकॉर्डिंगली ही प्लान करनी पड़ेगी। मैम पिक की जगह खुद हैंड ड्राइंग बना सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। आप किसकी हैंड ड्राइंग बना रहे हैं? अपनी खुद की फ़ोटो बना रहे हैं या फिर किस पिक की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर, है ना। प्लीज़ क्लियर कीजिए कौन सी पिक्चर की बात कर रहे हैं जिसकी आप ड्राइंग वहाँ पर बनाना चाहते हैं। अनेक्शर के लिंक मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि वो आपको अनेक्शर के लिंक जो हमारी निर्माण कैंपस की साइट है, निर्माण कैंपस सुनाम की साइट है, ठीक है, वहाँ पर आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो लिंक जो हैं वो आप स्टार्टिंग में अपनी फाइल में एक पेज पर सारे लिख सकते हैं। अनेक्शर 3 जो है वो आप अपने मैनुअल से ही लीजिए, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क का मैनुअल है। प्रोजेक्ट कब से कब बनाना है, ठीक है। आप कभी भी अपना प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट कर सकते हैं,
ठीक है, जैसे अभी जून जुलाई चल रहा है तो इसके बाद भी आप अपना प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि अगर आप इससे पहले स्टार्ट करेंगे तो इस अकॉर्डिंगली स्टार्ट करें कि जैसे जनवरी में स्टार्ट हो जाए तो वो कंप्लीट हो जाए, या फरवरी में कि फिर स्कूल के एग्ज़ाम होंगे मार्च में, ऐसे उस अकॉर्डिंगली आप जो है अपना प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करिए। इसकी कोई भी ऐसी डेट नहीं है यूनिवर्सिटी से आई हुई फिक्स कि आपने अपना प्रोजेक्ट वर्क कौन से दिनों में स्टार्ट करना है। प्रोजेक्ट का जो अप्रूवल है वो आपका गाइड जो है, ठीक है, वही उस पर साइन करेगा, वही कमेंट्स देगा, वही मार्क्स देगा। उसके बाद आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क डायरेक्ट इग्नू मैदानगढ़ी में देना है। वो जो एड्रेस है वो हम ऑलरेडी पहले जो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। नहीं जी, जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करवाने की डेट है वो ऑलरेडी पहले से असाइन होती है। आप तभी ही अपना प्रोजेक्ट वर्क जो है वो सबमिट करवाएं। बिल्कुल, जो एक्टिविटी के आपने लिंक हैं वो अलग से एक पेज पर ही लिखने हैं। नहीं जी नहीं, दिल्ली आपको ज़ेरॉक्स कॉपी नहीं भेजनी है, दिल्ली आपको अपना ओरिजिनल प्रोजेक्ट भेजना है। हाँ जी, प्रोजेक्ट वर्क की आपकी अलग फ़ीस होती है जो आपने जमा करवानी होती है, और उसका जो ड्राफ्ट होता है वो आपने इसमें फाइल में लगाना होता है। जो आपका प्रोजेक्ट है वो पास है या नहीं है, वो जब आपका ऑनलाइन आपका रिज़ल्ट सबमिट हो जाएगा तब आपको पता चलेगा ये कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो पास है या नहीं है। जो आपका DECE का, मान लीजिए आपने इंग्लिश का लैंग्वेज चूज़ किया है या हिंदी का लैंग्वेज, जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ किया है, आप अपना प्रोजेक्ट वर्क जो है उसी में ही बनवाएंगे। रीसबमिशन आपने कैसे करनी है, जैसे आपने सबमिशन की है वैसे ही आपने रीसबमिशन जो होती है प्रोजेक्ट की करनी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, जो आपका अनेक्चर 1A है और 1B है वहाँ पर आपने प्रिंसिपल मैम और गाइड जो हैं उनके सिग्नेचर लेने होते हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा है कि इस बात का, इस चीज़ में कोई इशू नहीं है कि मैंने तो जी 150 पेज का प्रोजेक्ट बनाया था और जिसने सिर्फ 100 पेज का बनाया था वो पास है और मैं पास नहीं हूँ। ठीक है, जो प्रोजेक्ट वर्क है मैंने आपको पहले ही बोला है कि उसको जो पढ़ के उसको मार्क्स दिए जाते हैं, ना कि आपके पेज की काउंटिंग देख के आपको मार्क्स दिए जाते हैं।
देखिए जी, बहुत सारे आपके पास प्रोजेक्ट वर्क आपको मिलेंगे कि हमसे बाय कर लीजिए, पर आपने किसी से कोई भी प्रोजेक्ट बाय नहीं करना है। आपने खुद का प्रोजेक्ट लिखना है, वही आप अपना ओरिजिनल प्रोजेक्ट जो है आप वहाँ पर सबमिट करेंगे। वही क्वेश्चंस हैं सब लोगों के सेम कि कौन सा जो है वो हमने पेज यूज़ करना है। ठीक है, हम फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 के बारे में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। सेम चीज़ें जो हैं वो बार बार आपकी रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है वो आपने कैसे सबमिट करना है, हम ऑलरेडी ही जो हैं बता चुके हैं कि जो आपने ऑफलाइन सबमिट करना है उसका एड्रेस मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, सॉरी, हमारी वीडियो में। ऑनलाइन के लिए आपको लिंक दिया जाता है, आप स्कैन करके वहाँ भी सबमिट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को परचेज़ नहीं करना जी, प्रोजेक्ट को परचेज़ नहीं करना, प्रोजेक्ट को आपने खुद बनाना है। जब आप खुद बनाएंगे तभी आपकी जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड होंगी। जो रीसबमिशन की पेमेंट होती है वो उसी पर ही जाती है आपकी, जो आपको कोई आपको मतलब ऑनलाइन या जैसे भी आपकी पेमेंट जाती है, जो पहले जैसे आपकी पेमेंट जाती है वहीं आपकी पेमेंट जाएगी, वैसे ही आप ड्राफ्ट बनवा के जो है उसमें लगाएंगे। नहीं जी नहीं, आपने पहले गाइड के सिग्नेचर करवाने हैं। गाइड से जब आपकी सारी फाइल चेक हो जाएगी उसके बाद आप डायरेक्ट जो है वो इग्नो में भेज सकते हैं। इग्नो न्यू दिल्ली में आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो भेज सकते हैं। उससे पहले आपका जो स्टडी सेंटर है या आपका वो है रीजनल सेंटर है, आप उसके जो उन पर साइन है वो करवा सकते हैं आप उन पर। नहीं जी, आप प्राइवेट कोरियर वाले से नहीं भेजिएगा प्रोजेक्ट, सिर्फ पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही, स्पीड पोस्ट के थ्रू आपने अपना प्रोजेक्ट भेजना है। हाँ जी, आप बाइंडिंग करवा दीजिए, वो भी काम करेगी। सिर्फ बाइंडिंग होनी चाहिए फाइल, ताकि आपके जो पेजेस हैं वो इधर उधर को ना जाएं। पेज का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, रीसबमिशन की भी फीस जाएगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए, यही क्वेश्चन दोबारा आ रहे हैं कि मैम जो वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, टॉपिक्स पर, क्या वही टॉपिक्स पर प्रोजेक्ट फाइल बनानी है या अलग? बिल्कुल जी बिल्कुल। जो आप वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जो वीडियो बन रही है वो एक कंडक्शन के लिए बन रही है, क्योंकि जो गाइड है वो तो वहीं आपके प्रैक्टिकली अपनी आंखों के थ्रू वो फेस टू फेस देख सकता है कि आपने कैसे काम किया है। वो वीडियोस आपने एक्सटर्नल एग्जामिनर के लिए बनानी है कि एक्सटर्नल एग्जामिनर देखेगा कि आपने वहाँ पर कैसे कंडक्शन की है एक्टिविटी की। हाँ जी हाँ, फीस जो है वो तभी लगेगी जब आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं। अनेक्चर पर जो स्टैम्प्स है, अनेक्चर पर जो स्टैम्प्स हैं जैसे प्रिंसिपल मैम की हैं, है ना, वो स्टैम्प्स वैसे ही लगेंगी जैसे कि वहाँ पर बताई गई हैं आपको। फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है ना, आप कभी भी हमसे
पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है आपको। हाँ जी, जो मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ ना कि स्कूल में प्रोजेक्ट चेक करवाना है। जो आपकी गाइड है वो डेली आपके जो रिपोर्ट है, प्लान है, वो डेली चेक करती रहेंगी, उसके मार्क्स देती रहेंगी। उसके बाद जो आपका एनेक्चर 1A और 1B है वो भी हमने स्कूल से ही फिल करवाने हैं, वहीं से स्टैंप लगेगी उनकी। प्रोजेक्ट वर्क हमने हैंड रिटन करना है जी। टाइपिंग वाला प्रोजेक्ट वर्क जो है वो आपके पास वापस आ जाएगा दोबारा बनाने के लिए। नहीं जी नहीं, आपने सबमिशन जो है वो स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर में आपने सबमिशन नहीं करनी है, आपने डायरेक्ट जो है इग्नू न्यू दिल्ली में सबमिशन करनी है प्रोजेक्ट वर्क की। टाइमिंग स्कूल वाली ही लिखनी है जी, आपने स्कूल की टाइमिंग ही लिखनी है, इसमें और कोई टाइमिंग नहीं लिखी। अगर आपने स्कूल की टाइमिंग ही लिखी है तो बिल्कुल सही किया है आपने। आपने स्कूल की टाइमिंग ही लिखनी है, वही टाइमिंग सही होती है प्रोजेक्ट में। वीडियोस जो हैं आपने 30 वीडियोस आपने फेज़ 2 में अपलोड करनी है और 15 से 20 वीडियोस। अगर आप 15 एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो 15 वीडियोस, अगर 20 कर रहे हैं तो 20 वीडियोस। 45 से 50 तक जो वीडियोस हैं वो आपने टोटल अपलोड करनी है। खाली कौन से पेजेस छोड़ने हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। कौन से पेजेस हैं जो आपने इग्नू के लिए खाली छोड़ने हैं, आप बताइए प्लीज़। जी, यूट्यूब की वीडियोस कंपलसरी हैं। हाँ जी, प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए आपको स्कूल में ही जाना पड़ेगा। स्कूल में जाए बिना आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, हम फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जो है वो अपना पूरा डिटेल में हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। एनेक्चर फिल करने के लिए हमने जो हमारी फेज़ 1 की वीडियो थी उसमें हमने गाइडलाइंस भी बताई हैं, और जो एनेक्चर है वो आपने कैसे फिल करने हैं, वहाँ पर क्या क्या लिखना है, उसमें हमने पूरा डिटेल में बताया है कि आपने वो कैसे फिल करना है। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हैं तो आप वहाँ की प्रिंसिपल के साइन करवाइए। जिस स्कूल में भी आपने अपना काम किया है तो वहाँ की प्रिंसिपल के जो हैं वो आपके साइन एनेक्चर पर जाएंगे।
पिक क्लिक करा के ही लगाने हैं जी। वैसे ही पिक कैसे लगाएंगे आप, है ना, पहले उसको फ़ोटो को खींचेंगे, फिर ही उसका प्रिंट आउट निकाल के लगाएंगे। जो आपने खुद की पिक्स है ना एक्टिविटी वाली, वो पेस्ट करनी है। वो आपने जो आपकी एक्टिविटी है, ये कंपल्शन नहीं है कि प्लान में करनी है या रिपोर्ट में करनी है। जैसे मान लीजिए लेफ़्ट साइड पे आप उसकी फ़ोटो लगा सकते हैं, अगर राइट साइड पे आप एक्टिविटी को लिख रहे हैं। अगर आप राइट साइड लेफ़्ट साइड पे एक्टिविटी को लिख रहे हैं तो आप राइट साइड पे जो है आप फ़ोटो को लगा सकते हैं। हाँ जी, जो नर्सरी क्लास है आप वहाँ पर जाकर भी अपना प्रोजेक्ट वर्क बना सकते हैं। ठीक है, आप ये देखिए कि आपका जो एज ग्रुप है वो कितना बताया गया है DECE में, कितने साल के बच्चों तक आपने काम जो है वो करना है। वीडियोस के लिंक के लिए जो आप एक पेज लीजिए, उस पर सारे लिंक्स आप लिखिए, ठीक है, और वो पेज जो है फाइल के फ्रंट में आप लगा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, 45 वीडियोस बनानी है। हाँ जी, स्कूल कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट। मैम देखिए, जब बात ये है लर्नर जी कि स्कूल में आपने जाते ही कोई वीडियो नहीं बनानी है। ऐसे जो फेस 1 है, पहले आप गाइड को वहाँ पर जाके ऑब्ज़र्व कीजिए, आपने और कुछ नहीं करना है। हमने यही बताया है कि फेस 1 में आप जब जाएंगे तब आप ये देखेंगे कि जो गाइड है वो कैसे बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, वो कैसे एक्टिविटीज़ करवा रहा है और वो कौन सी एक्टिविटीज़ करवा रहा है। इस टाइम पर जो बच्चों का लेवल है, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज़ को कैसे करवाया जाता है, कौन से जो मेथड्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं गाइड के द्वारा। ठीक है, कैसे जो टीचर है वो डील कर रहा है उनके साथ, आप उसको ऑब्ज़र्व कीजिए। अगर गाइड को आपकी ज़रूरत है तो आप गाइड की हेल्प भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क की कोई भी प्राइस नहीं होती है जी। जो आप उसमें शीट्स लगाएंगे, ठीक है, या आप कोई पेन यूज़ करेंगे लिखने के लिए, वही प्रोजेक्ट वर्क की प्राइस होती है। ये ट्रेनिंग नहीं लगती है जी आपकी, आपको खुद से स्कूल में जाना पड़ता है। जो भी आप स्कूल अपने नियर बाय चूज़ करना चाहते हैं वो आप चूज़ करिए, ठीक है। पर जो हमारी 4 चेकलिस्ट वाला है आपका अनेक्षर, वो आप अनेक्षर को देखिए, पहले वो आप चेकलिस्ट को फिल कीजिए, 4 चेकलिस्ट को, जब आप स्कूल को सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर वो चेकलिस्ट के थ्रू वो पास होता है स्कूल, तो ही आप स्कूल को जो है चूज़ कर सकते हैं अपना काम करने के लिए, ठीक है। अगर जो आपका स्कूल है वो उसके थ्रू नहीं पास होता है तो आप एक्टिविटी वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, अगर चेकलिस्ट के थ्रू आपका स्कूल नहीं पास होता है। स्कूल में जाने के लिए आपको परमिशन लेनी है, तो आप जिस भी स्कूल में काम करने चाहते हैं आप वहाँ पर जाकर उनकी प्रिंसिपल से बात कीजिए। आपका जो DECE 4 का प्रोजेक्ट वर्क है वो तभी क्लियर होगा अगर आप ओरिजिनल प्रोजेक्ट वर्क बनाएंगे और ओरिजिनल आपने स्कूल में काम किया होगा। नहीं, आपको ऐसे कहीं किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है जब आप स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है। आप अपना स्कूल में जाके बात कीजिए। अगर स्कूल कोई बोलता है आपको परमिशन लेने के लिए, तब आप अपने स्टडी सेंटर या आपके रीजनल सेंटर से एक बार बात कर सकते हैं, उनसे सजेशन ले सकते हैं कि वो क्या आपको सजेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप प्राइमरी स्कूल में प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हाँ जी, प्रोजेक्ट बनाने के बाद वीडियो नहीं बना सकते। वो कैसे बनाएंगे आप प्रोजेक्ट? जब आप काम कर रहे हैं आपको उसकी वीडियो बनानी है। जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं उसकी वीडियो आपको बनानी है। तो जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तभी आप वो वीडियो को बनाएंगे, है ना।
स्कूल की स्टैम्प क्यों नहीं लगी है, आपकी वो प्रिंसिपल नहीं लगा रहे हैं, क्या है। जब आप प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उनसे पहले ही सारी बात करिए कि हमें ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, कि स्कूल की स्टैम्प लगेगी, वो सारी बातें आप उनसे पहले करिए। जब आप स्कूल को सिलेक्ट कर रहे हैं तभी आप उनको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बताइए कि हमें ये चीज़ ऐसे चाहिए होगी, ठीक है। तो बाद में ये इशू आएगा ही नहीं कि वो लोग स्कूल की स्टैम्प जो है वो नहीं लगा रहे हैं। वही क्वेश्चंस हैं बार बार कि कितने मिनट की वीडियो बनानी है, कौन से पेज यूज़ करने हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है डियर लर्नर्स कि आप जो अभी तक आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस थे, आपकी कोई क्वेरीज थी, वो हमने पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हैं किसी फेज़ 1 को लेके, फेज़ 2 को लेके, कि कौन सी चीज़ को कैसे लिखना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम हमेशा अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। निर्माण कैंपस सुनाम जो है हमारा, निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वो हमारे हर लर्नर्स के लिए, इग्नो के जो भी कोई लर्नर्स हैं सबके लिए हर टाइम अवेलेबल है आपको हर इंफॉर्मेशन देने के लिए। कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, जो भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं आपको वहीं पर उनके आंसर्स जो हैं मिलेंगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन है आपका प्रोजेक्ट वर्क बनाने में तो प्लीज़ आप डिस्कशन कीजिए। चलिए हम अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फेज़ 1 में एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ हमारी वीडियो में एंड में कि हमारा जो ये DECE 4 का प्रोजेक्ट वर्क है वो टोटल 30 वर्किंग डेज़ का है। 30 वर्किंग डेज़ मतलब कि 30 दिनों के लिए आपने काम करना है। फेज़ 1 हमारा 5 दिनों का है, फेज़ 2 हमारा 20 दिनों का है और फेज़ 3 जो है हमारा वो भी 5 दिनों का है, ठीक है। 30 वर्किंग डेज़, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे आप मंडे टू फ्राइडे जाइए 5 डेज़ हो गए हैं, सैटरडे संडे अगर छुट्टी है तो वो आप उसको मतलब खाली छोड़ दीजिए, फिर आप नेक्स्ट वीक जाइए, उसको जो है वर्किंग डेज़ बोलते हैं। जो सैटरडे संडे आपने छोड़ दिया अगर हम उसको काउंट करें तो टोटल आपको 45 डेज़ जो हैं वो दिए जाते हैं। पर इसके अलावा आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है 90 डेज़ की, जैसे आपको इसमें रिटर्न वर्क काफ़ी करना पड़ता है तो आपने लिखना है, उसके लिए आपको मान लीजिए कई बार प्लानिंग में आपको टाइम लग गया कोई एक आधी एक्टिविटी के, उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है। फिर अब आपने अपनी वीडियोस बनानी है उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए कि आपने अपने YouTube चैनल बनाने हैं, उसमें आपने अपलोड करनी है,
ठीक है, जब आप YouTube चैनल बना रहे हैं, वीडियोस आप फाइल में वहाँ पर लगा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल का नाम ज़रूर लिखिए। आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, कौन से फेज़ की वीडियो है और कौन सी एक्टिविटी की वीडियो है और कौन से दिन की वीडियो है, ये ज़रूर लिखना है आपने अपनी फाइल में। इसके अलावा आप कोई भी शीट जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबली ईजिली अवेलेबल हो आपके लिए। कोई भी पेन आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लू पेन आप रिटन के लिए यूज़ कीजिए। बाकी आप हेडिंग्स को डेकोरेशन करने के लिए स्केच पेन इस तरह से यूज़ कीजिए कि वो रीडेबल हो, ठीक है। और ऐसी चीज़ें यूज़ कीजिए जो आपको लगे कि बाय चांस आपने आप अपना प्रोजेक्ट वर्क भेज रहे हैं, जैसे अभी बारिश का टाइम है, तो मान लीजिए आपकी फ़ाइल गीली हो गई तो वो प्रॉपर फैले नहीं, ठीक है। जो ब्लू आपके पेन होते हैं वो नॉर्मली नहीं फैलते हैं, तो मतलब आप उस तरह से खुद से वो करके आप वीडियोस अपनी फाइल्स भेजिए, ठीक है। जो आपने ऑनलाइन वीडियोस हैं, आपने ऑनलाइन जो अपलोड करना है आपका प्रोजेक्ट वर्क, उसके लिए जो लिंक है वो आपकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। निर्माण कैंपस सुनाम की वेबसाइट पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, और इग्नो न्यू दिल्ली की वेबसाइट जो है उसी पर आपने जो है प्रोजेक्ट वर्क को सबमिट करना है। सबसे पहले जो आपका आपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर में सबमिशन नहीं करनी है अपने प्रोजेक्ट की, ठीक है। आपने वहाँ पर सिर्फ इतना काम करना है कि अगर आप रीजनल सेंटर में जाइए, वहाँ पर आप अपना प्रोजेक्ट वर्क दिखा सकते हैं, वहाँ से आप उनसे स्टैंप लगवा सकते हैं अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। नहीं तो आप डायरेक्टली जो है वहाँ पर आप भेज सकते हैं अपना प्रोजेक्ट वर्क, क्योंकि ऑलरेडी आप परमिशन ले चुके हैं, ठीक है ना। आप प्रिंसिपल से ले चुके हैं, गाइड जो है वो उसको अप्रूव कर चुका है आपके प्रोजेक्ट वर्क को। अब आप एक्सटर्नल चेकिंग के लिए जो है वो आप इग्नो में भेजिए। इग्नो मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि कहाँ भेजना है एड्रेस, पर फिर भी मैं एक बार एड्रेस जो है वो यहाँ पर ऑफलाइन का आपको बता देती हूँ कि आपने कौन से एड्रेस पर जो है वो भेजना है। हाँ जी। टू द रजिस्ट्रार स्टूडेंट एवेल्युएशन डिवीजन प्रोजेक्ट सेक्शन इग्नो मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली पिन कोड 110068। नीचे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्म में आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। थैंक यू डियर लर्नर्स।